शुरू हो चुकी है। है? सर रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। हो चुका है शुरू। जी सर। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मई दिवस, मजदूर दिवस, जिस भी नाम से इसे संबोधित करें, आज का दिन विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। संयोग से हमारी जो ये यात्रा है वेबिनार की, इस विचार श्रृंखला की, इसका भी आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर एक संकल्प लिया कि जब कोरोना में सब कुछ थम सा गया है, क्यों नहीं ये जो विकल्प हमारे सामने आया है आभासी मंच का, इससे विचार विमर्श की श्रृंखला शुरू की जाए। उसकी भी आज रजत जयंती है। ये 25वीं वेबिनार है जो हम पिछले लगभग 5-6 महीने से लगातार संचालित कर रहे हैं, विशेषकर मीडिया और उससे जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर। तो आज 1 मई को हमें लगा ये एक महत्वपूर्ण दिन है और इसी बहाने देश के मजदूरों की, देश में जो हमारा वर्कर है, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है, उनकी सुरक्षा, उसको लेकर के कुछ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, उसके कानूनी पक्ष, वैधानिक पक्ष, उसके आर्थिक परिदृश्य, उसके सामाजिक संदर्भ और मीडिया को लेकर के कि उनके हितों को लेकर किस प्रकार से मीडिया एक प्रहरी के रूप में, वॉचडॉग के रूप में अपना काम करता रहा। इन वर्गों से हमने कुछ विशेषज्ञों को यहाँ आमंत्रित किया है। कम्युनिकेशन एक मीडिया त्रैमासिकी है, उसकी भी रजत जयंती वर्ष है। पिछले 24 साल से लगातार इसका प्रकाशन किया जा रहा है और ये कम्युनिकेशन टुडे का 25वां वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है। तो ये एक अद्भुत संयोग है। कम्युनिकेशन टुडे कोशिश की हमने पिछले 2.5 दशक में कि मीडिया के क्षेत्र में जो हमारे विद्यार्थी, शिक्षकगण, मीडिया कर्मी जो कुछ काम कर रहे हैं, शोध अनुसंधान कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम इसको प्रकाशित, प्रसारित करें। इसी तरह से इस विचार विमर्श के पीछे भी हमारी ये संकल्पना रही है कि समाज के अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके हम संवाद करें। अब तक इस वेबिनार में पृथ्वी जो हमारा तकनीकी पक्ष संभाल रही हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि 173 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं देश के लगभग सभी राज्यों से। समय की अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण भले ही उपस्थिति कम हो, लेकिन हम इसकी पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब के माध्यम से जिन मित्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनके साथ शेयर करते हैं और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि इस विचार विमर्श की जो श्रृंखला है वो यहीं पे थम नहीं जाए, बल्कि और आगे बढ़े और दुनिया के हर उस हिस्से में हम पहुँचें जहाँ हमारी भाषा को जानने वाला, समझने वाला रहता है, और इस प्रकार से ये विचार की रोशनी लगातार चलती रहे। 1 मई 1886 का जो वर्ष था, जब अमेरिका में मजदूरों ने शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, 15-15 घंटे तक उनसे काम लिया जाता था अपने उन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने उस शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए। जब उन्होंने ये कोशिश की कि हम बाहर जाकर के हड़ताल करें, 8 घंटे से ज़्यादा हमारा समय जो है वो नहीं उसमें लिया जाए, तो इस तरह की जो एक प्रयास उस दौर में किया गया, लेकिन तत्कालीन जो सत्ता में बैठे हुए थे उनको ये रास नहीं आया और पुलिस की गोलियां चली और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ कुछ मजदूर मारे गए और बहुत सारे मजदूर घायल हो गए। कालांतर में इसी दिन की स्मृति में उनकी उसी शहादत को ध्यान में रख करके हमारे देश में ये मई दिवस है, उसका 1923 से शुरुआत हुई और दुनिया भर में मजदूरों को एक संगठित होने की जो प्रेरणा है वो दी गई। और जब भारत में ये आंदोलन चला, ये जो आंदोलन चला, उसमें पहली बार एक लाल ध्वज इनके लिए स्वीकृत किया गया। तो एक इस पूरी परंपरा जो रही है, आज हम उन्हीं संदर्भों में बातचीत करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं हमारे अभिन्न मित्र प्रोफेसर एन.डी. माथुर से। प्रोफेसर एन.डी. माथुर जो राजस्थान विश्वविद्यालय में हमारे साथ लंबी पारी इन्होंने खेली है, कई क्षेत्रों में काम किया, प्रशासनिक और शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में इनका एक बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन इस विषय के ये विद्यार्थी रहे, शिक्षक रहे। अपने विषय की लगभग 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें और कई पुस्तकें आपने संपादित की, टेक्स्ट बुक्स आपने लिखी जो आज देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में भी प्रेस्क्राइब की गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय में रहते हुए आपने 5 ईयर लॉ कॉलेज के डायरेक्टर रहे, यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी के डायरेक्टर रहे,
यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, उसके आप डायरेक्टर रहे, और भी अनेक प्रकार की जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं, सीनेट, सिंडिकेट आदि के मेंबर भी रहे, और विश्वविद्यालय की मुख्य धारा के साथ वो बहुत गहराई से जुड़े रहे। उसके बाद आपने मणिपाल यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन की, और राजस्थान विश्वविद्यालय से मणिपाल के बीच में आपने देश के अनेक विश्वविद्यालयों में काम करने का मौका मिला। चाहे वो जम्मू में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ आपने काम किया, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम किया। तो आपका एक बहुआयामी अनुभव रहा है। एक ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के रूप में आपने विशेष पहचान बनाई है, और 2000 से अधिक व्याख्यान आपने दिए हैं। 70 से अधिक शोध पत्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं। यूजीसी और नेक की विभिन्न कमेटियों में प्रोफेसर माथुर का गहरा जुड़ाव रहा है। हमारे समाज की अलग अलग प्रवृत्तियों को आपने बहुत गहराई से देखा, समझा और महसूस किया है। तो प्रोफेसर एन डी माथुर से अनुरोध करेंगे कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। प्रोफेसर एन डी माथुर। प्रोफेसर एन डी माथुर, बेटा ये हटाना। आज जो 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर कम्युनिकेशन टुडे की तरफ से जो आयोजन किया गया है, और इस आयोजन में विशेष रूप से मजदूरों पर क्या प्रभाव इसका पड़ा है पैंडेमिक सिचुएशन का, और वर्क प्लेस सिचुएशन में क्या क्या बहुआयामी चीजें हैं, और किस तरह से लेबर्स को इस पैंडेमिक ने प्रभावित किया है, इस पर हम बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का अभिनंदन करता हूं। नीलांबर झा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, दिल्ली से इसमें शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर ज्योति सिडाना जो कोटा से हैं और समाजशास्त्र विषय की विदुषी हैं। माधव शर्मा साहब जर्नलिस्ट हैं, और संजीव भानव साहब जो इसकी मॉडरेटिंग कर रहे हैं। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, और अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में जब मैं इस परिस्थिति को देखता हूं, तो अगर हम पिछली साल की घटनाओं को देखें तो पता लगेगा कि जितनी हार्डशिप इस देश के श्रमिकों ने सही है पेंडेमिक के दौरान, उतनी हार्डशिप किसी और वर्ग ने नहीं सही। अचानक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, ये जानकारी किए बिना कि इसके क्या असर पड़ने वाले हैं और किस वर्ग पर किस तरह के असर पड़ने वाले हैं। अचानक लॉकडाउन घोषित करने की वजह से करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। लगभग 6 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए। मजदूरों की रोजी रोटी चली गई, कुछ रिट्रेचमेंट में आ गए, कुछ को अंडर पेमेंट शुरू हो गया, कुछ के लिए कह दिया गया कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए और 30% सैलरी कम मिलेगी आपको। सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री में 30% स्लैश करके तनख्वाहें, और सबको घर भेज दिया गया वर्क फ्रॉम होम के लिए। एंड देन अंडर पेमेंट शुरू हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया, और आप देखेंगे एक बहुत बड़े तबके पर इसका अचानक प्रभाव पड़ा। और जो स्टैंड स्टिल श्रमिक हो गया वहां पर, जिसके पास रोजी रोटी की व्यवस्था भी नहीं रही, रहने के लिए जिसके पास छप्पर नहीं था, उसका अपने गांव पहुंचना मुश्किल हो गया। और जब पैदल चलने के लिए सड़कों पर निकले तो उनको क्रिमिनल्स के रूप में पहचाना गया कि दे आर क्रिमिनल्स, और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव सड़कों पर किया गया। तो 2020 का जो साल है श्रमिकों के लिए बहुत बुरा साल था, जब उन्होंने बेरोजगारी को भी सहा और माइग्रेशन काफी हुआ। अर्बन एरियाज से माइग्रेशन हुआ रूरल एरियाज की तरफ, और अपने गांव की तरफ आ गए, वापस नहीं लौटे, और उसकी वजह से बहुत सी हार्डशिप सहनी पड़ी। उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी आया, और हमने देखा कि हमारी जो जीडीपी है वो -23.9% पर आ गई। और इसकी वजह से जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है हमारा, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रोडक्शन है, वो इतना कम हो गया कि जिसकी वजह से गुड्स की शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा, उनकी वस्तुओं की किल्लत और महंगाई बढ़ी तेजी से। तो श्रमिकों पर अचानक इस तरह का भार आया, और श्रमिकों को रोजगार के अवसर कम हो गए, रोजगार रहा नहीं उनका, और जिसकी वजह से श्रमिकों को बहुत कुछ सहना पड़ा। डब्ल्यूएचओ ने वर्कप्लेस की गाइडलाइंस श्रमिकों के लिए जारी की। जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था, उनके लिए तो वर्कप्लेस रहा ही नहीं, वो अपने घरों को आ गए, सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री वाले, और उनका घर ही वर्कप्लेस बन गया। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स के लिए कहा गया है कि एम्प्लॉयर, वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस शुड कोलैबोरेट विद हेल्थ अथॉरिटीज टू प्रिवेंट कोविड-19। कि जो लोकल अथॉरिटीज है, जो स्टेट, सेंट्रल और लोकल अथॉरिटी है, उनके कोलैबोरेशन में काम करें जो एम्प्लॉयर्स हैं। जब सरकार कहे कि आप बंद कर दीजिए तो उनको बंद करना पड़ेगा, जब सरकार कहे खोल दीजिए तो उनको खोलना पड़ेगा, जब सरकार कहे कि अगर टाइमिंग 6 से 11 रहेगा तो उन्हें 6 से 11 ही खोलना पड़ेगा। देन वर्क प्लेस रिलेटेड ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशन हेल्थ। आप देखिए जो मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर है या हॉस्पिटल्स में डॉक्टर है, जो नर्सेज है, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो जिन परिस्थितियों में काम कर रहा है, तो उनको जिस तरह की सुविधा चाहिए सेफ्टी के लिए, उनको अपनी सुरक्षा के लिए जो सुविधा चाहिए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा खतरा है कोरोना होने का, जो मेडिकल स्टाफ है, क्योंकि वो टेस्ट भी कर रहे हैं, वो आपका इलाज भी कर रहे हैं, वो देखभाल भी मरीजों की कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके कोरोना ग्रस्त होने की बहुत ज्यादा संभावना है, और उनके लिए क्या इंतजाम किए जाने हैं, इसके लिए बहुत सी गाइडलाइंस जारी की गई हैं वर्क प्लेस रिलेटेड। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होंगे, या क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू रिस्क असेसमेंट होगा, किस तरह के रिस्क है, पीपीई किट्स होंगे। स्पेशल मेजर्स आर नीडेड फॉर वर्कर्स एट हायर रिस्क। मिनिमम वर्कर, स्पेशली मार्बल के वर्कर है, माइनिंग के वर्कर हैं, उनको स्पेशल रिस्क असेसमेंट की जरूरत है उनकी। Then there are digital labor platforms. Then there is no social there will be no social discrimination at workplace, and occupational disease से जो इफेक्ट हो रहे हैं उन सबका ध्यान रखा जाएगा। देखिए जो एम्प्लॉयर्स है उनके लिए ये भी है कि आज जो वैक्सीनेशन की जरूरत है, ये एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी है कि वो वैक्सीनेशन कैंप्स लगा करके और अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको वैक्सीनेशन करवाएं। अगर आज वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है तो कल होगा, लेकिन ये एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी है कि वो वैक्सीनेशन कैंप्स लगवाएं और उन कैंप्स में जो अपने कर्मचारी हैं उनको वैक्सीनेट करवाएं और उनका स्पॉन्सर करें वैक्सीनेशन का खर्चा। देन इस समय मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत है मजदूरों को, वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रदान करने का काम भी एम्प्लॉयर का है कि किस तरह उनको कंपनसेशन दिया जाए अगर कोई कोरोना किसी के हुआ है और खर्चा हुआ है, काफी लंबा खर्चा अस्पतालों में हो रहा है। एंड स्पेशली जो वल्नरेबल वर्कर्स हैं, जो प्रभावित है कोरोना से, ऐसे वर्कर्स से उनको दे शुड डबल द डोज ऑफ कम्युनिकेशन, उनको मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव केसेस को और किसी तरह से उनका मनोबल बनाए रखने के लिए एम्प्लॉयर्स को काम करना चाहिए। वर्कर्स की भी कुछ जिम्मेदारी है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फॉलो द मेजर्स फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी and health and infection prevention and control established for their workplace. वर्कप्लेस पर अगर कोई ट्रेनिंग दी जाती है इस संबंध में, वो ट्रेनिंग उनको अडॉप्ट करनी चाहिए। वर्कर्स विल इमीडिएटली इन्फॉर्म एनी अनयूजुअल इंसिडेंट, ये वर्कर्स की जिम्मेदारी है। वर्कर्स कैन रिमूव देमसेल्फ फ्रॉम एनी रिस्क प्रोन सिचुएशन, अगर कहीं भी उनको रिस्क प्रोन सिचुएशन लगती है, वर्कर अपने आप को वहां काम करने से मना कर सकता है। Then possibility of suspending the activity. If risk is there, that activity can be suspended. Enhancing regular hygiene, then medical masks, disposable gowns, gloves, eye protection for workers, training to the workers. There are pregnant workers also, taking care of them, and then old workers more than 60 years of age, they should also be taken care of. WHO ने फिजिकल डिस्टेंसिंग की भी बात की कि 1 मीटर का डिस्टेंस वर्कर्स के बीच में होना चाहिए। 10 स्क्वायर मीटर स्पेस शुड बी गिवन टू एवरी वर्कर, और ये सारी गाइडलाइंस एडहर की जानी चाहिए, जो हमारे लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का काम है या श्रमिक अधिकारियों का काम है। द स्टैगर्ड वर्क शिफ्ट्स हैव बीन सजेस्टेड, वर्क फ्रॉम होम हैज बीन सजेस्टेड। पब्लिक हेल्थ मेजर्स में हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन, environmental cleanup, disinfection of commonly touched surfaces, जो सैनिटाइजेशन कराना है कॉमन एरियाज का, ये एम्प्लॉयर का काम है। देन फेस मास्क एंड पॉलिसी ऑफ स्टेइंग एट होम, अगर अनवेल है आदमी तो उसे छुट्टी दी जाए। एम्प्लॉयर मस्ट डिसाइड ओपनिंग, क्लोजिंग, शटडाउन एज पर गाइडलाइंस ऑफ द अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज।
Then awareness training to staff workers should be given. Workplaces should develop an action plan to create awareness for prevention and mitigate COVID-19. तो रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है कि किस तरह से रेगुलर मॉनिटरिंग वर्क प्लेसेस की जाए कि कहाँ कहाँ किस चीज की आवश्यकता है और किस तरह से हमारे श्रमिकों को, हमारे कामगारों को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पुलिसमैन को जो सरकारी ड्यूटी को निभा रहे हैं और जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको वर्क प्लेस पर कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सके। उनको एक सोशल साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की जरूरत है। इसमें देयर इज रेंज ऑफ कंसर्न्स लाइक if they are falling ill or they are dying of being in isolation or placed in quarantine or losing livelihood, इस समय उनको मदद करने की जरूरत है। वर्क प्लेस पर योगा, मेडिटेशन एट वर्क प्लेस शुरू किया जाना चाहिए। वर्क प्लेस वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए जाने चाहिए। वर्क प्लेस स्ट्रेस बस्टर्स वीडियोस दिखाए जाने चाहिए जिससे उनका मनोबल बढ़े। एंड देन ऑफिस सेफ्टी के लिए वी शुड एजुकेट देम। अगर सिम्टम्स की बात करनी है तो उनको अवेयरनेस लाई जाए, सिम्टम्स के बारे में एजुकेट किया जाए, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स किए जाएं, टच फ्री एलिवेटर्स लगाए जाएं, मिनिमम फिजिकल कांटेक्ट जो है वो संभव किया जाए, ऑनलाइन मेजर्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन मेजर्स लिए जाए, मीटिंग्स भी ऑनलाइन की जाए वर्क प्लेस पर, न कि ऑफलाइन मीटिंग्स या इन पर्सन मीटिंग्स की जाए। ट्रेवल शुड बी सस्पेंडेड फॉर सम पीरियड। The support of hygiene to the employee must be there. Checking of temperatures at entry, thermal cameras, stopping the biometric attendance because वहां बार बार लोग पहुंचते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए एक पॉइंट पर, तो लोग इकट्ठा नहीं होंगे। Then remote or digital services, virtual tours should be there, shopping, virtual training, then closed lifts that should be done at the workplaces. जो हमारे जो श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा और व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा उसके लिए हमने जो पैकेजेस, जो फिस्कल पैकेजेस सरकार लाई है उनमें एमएसएमईज को ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे माइग्रेट होकर के आए हैं वर्कर्स, चाहे महाराष्ट्र से माइग्रेट होकर आए हैं चाहे किसी और जगह से माइग्रेट होकर के आए हैं, उनको उस प्लेस पर जहां वो क्लस्टर है उनके जहां से माइग्रेट होकर आए हैं और जिस गांव में वो लोग हैं वहीं पर काम कैसे दिया जाए। तो हमारी फूड इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इसके लिए आगे आना चाहिए कि उनको उनके गांव में ही काम मिले और एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स को आगे आना चाहिए कि वो माइग्रेटेड जो लेबर्स हैं उनको उनके वर्क प्लेस पर, जो क्लस्टर्ड वर्क प्लेस है जहाँ वो इकट्ठा है वहां उनको काम दे सके और उनके काम की, उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जहाँ हो रही है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, उससे वैल्यू एडिशन भी होगा और जीडीपी में भी अंशदान बढ़ेगा। तो as an economist my view is that workplace security हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और वर्कप्लेस सिक्योरिटी के साथ साथ ही जो रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, जो तनख्वाहें कम दी जा रही हैं इस नाम पर कि वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, इवन एजुकेशन इंडस्ट्री में भी लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है और घर से क्लासेस ले रहे हैं लेकिन उनकी तनख्वाहें कम कर दी गई हैं। तो इस तरह से जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री में भी हो रहा है और श्रमिकों के जो 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 लेबर एक्ट है, इवन लेबर एक्ट को भी अननोटिस्ड और इग्नोरेंट मान लिया। दो तीन स्टेट्स ने तो लेबर एक्ट को सस्पेंड ही कर दिया है, श्रमिक कानून को ही सस्पेंड कर दिया है। उसमें जो जरूरत थी बल्कि उसको और स्ट्रिक्ट करने की, उसको बहुत लिबरल कर दिया है और उसकी पालना जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, उसका खामियाजा हमारे श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि श्रमिक ऐसा वर्ग है जिसकी जो सबको पैदा करके देता है, प्रोडक्शन करके देता है और आज अगर हमारे पास वस्तुएं या सेवाएं मौजूद हैं तो वो इसलिए है पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान भी कि श्रमिकों ने अपना काम बखूबी किया है, लेकिन बदले में हमने श्रमिकों को क्या दिया, कैसी नीतियां दी और किस तरह का रिवार्ड दिया हमने उनको, ये क्वेश्चनेबल है और हमारी सरकार को, व्यक्तियों को, संस्थाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्रमिक वर्ग जो है वो उसको सहना नहीं पड़े, उसे इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े और जो सेवाएं वो हमें प्रदान कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि आज ही अखबार में था कि जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी टीचर्स की, लगभग यूपी के अंदर जिन टीचर्स की इलेक्शन में ड्यूटी लगी 150 मौतें होंगी उससे। ये इलेक्शन क्या पंचायत का इलेक्शन इतना जरूरी है कि कामगारों की डेथ हो जाए चाहे, लेकिन इलेक्शन होना जरूरी है। तो इस तरह से
जो खामियां दूसरा वर्ग भुगत रहा है, फायदा दूसरा वर्ग उठा रहा है, इसका ध्यान रखे और श्रमिकों की श्रमिकों के जो फायदे की बातें हैं, श्रमिकों के लिए जो ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रख करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनके सही पुरस्कार को दिया जाना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरा आर्थिक पक्ष के रूप में इतना ही कहना था। बाकी मैं और पैनलिस्ट को सुनने के बाद और बात कुछ कह सकूंगा। धन्यवाद माथुर साहब। कोविड ने हमारे पूरी जीवन शैली, हमारे पूरे जीवन के परिवेश को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। अज्ञात शत्रु का सामना कैसे करना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज तक निरंतर शोध कार्य जारी है और हम कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं। और इसी का प्रभाव हमारे उन श्रमिकों पर पड़ता है, उनका पलायन होता है, पुनर्वास की कोशिशें होती हैं, उनके जीवन जिस तरह से बदहाली हुई, मीडिया ने भी उसको उजागर किया और जो दूसरी एजेंसीज हैं उन्होंने भी कहीं उनके जीवन को लेकर के अपने अपने ढंग से कोशिश की उन्हें वापस मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके जीवन को सहज सामान्य करने के लिए। उसके साथ गहरे सामाजिक और दूसरे पक्ष भी जुड़े हुए हैं जिनकी चर्चा डॉक्टर ज्योति बाद में करेंगी। लेकिन उसका जो पूरा का पूरा एक वैधानिक परिवेश है, विशेषकर कानून संबद्ध जो स्थितियां हैं उनको लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे पास एक विशिष्ट अनुभवी कानूनविद हमारे बीच में है, श्री नीलांबर झा। लगभग 2 दशक का आपका अनुभव न्यायिक क्षेत्र का। आपने NJRS लॉ ऑफिस, एक फर्म जो अपने क्लाइंट्स को एक बेहतर न्याय दिलवाने के लिए, उन्हें उचित कानूनी सलाह देने के लिए स्थापित की, जिसके माध्यम से उन्होंने अनेक प्रमुख एरियाज, विशेषकर चाहे वित्तीय मामले हों, आपराधिक मामले हों और श्रम से जुड़े हुए जो कानून हैं, इनके क्षेत्र में आपने विशेषज्ञता अर्जित की है। और चाहे वो ट्रायल कोर्ट की बात हो, हाई कोर्ट्स की बात हो, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी जगहों पर आपने अपने पक्ष को रखा है। देश के अनेक प्रमुख मुकदमों की आपने पैरवी की है, चाहे वो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हों या अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति रहे, विशिष्ट मुद्दे रहे, उन पर लगातार आपका चिंतन मनन चलता रहा है और उनको जो भी प्रभावित पक्ष है उसको न्याय दिलाने के लिए आप पिछले 2 दशक से प्रतिबद्ध होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चाहे निजी बैंक्स हैं, निजी कंपनियां हैं, निजी दुकानें हैं, फर्म्स हैं, व्यापारिक घराने हैं, NGOs हैं, इन सभी को एक तरह से आपने मदद की है। तो आइए हम सुनते हैं श्री नीलांबर झा जी से, जो मूलतः दिल्ली में हैं अभी, उनका क्या अनुभव इस क्षेत्र में है और इस सारे दौर में वो क्या महसूस करते हैं इन श्रमिकों की, जो एक कानून ने जिस तरह से संरक्षण दिया है उस दौर में वो कितने प्रभावी हो सकते हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या भावी संभावनाएं हो सकती हैं। भाई नीलांबर झा साहब। सर माइक आपको ऑन करना पड़ेगा। हाँ, to begin with, I was listening very carefully to whatever Mr. Mathu was speaking. And frankly speaking, when I was invited to this webinar and I read that topic, security and safety of the workers at the workplace, I was really touched with 2 words. First is security and second is safety. These are 2 different words which have been used as a topic in this webinar. And as far as this term safety is concerned, there was a judgment which was pronounced by US Supreme Court in 2004, Dardele. In that judgment, it was stated that safety is a relative concept. Safety is a relative concept and there cannot be absolute liability for the concept of safety. But as far as the term security is concerned, we have failed our workers as a country.
I go with the wording which has been made by Mr. Mathur when he was making lecture in different courses. He stated that we have failed, and I agree, as the Delhi High Court has also agreed yesterday in one of the cases, that we have failed as a state. The first time when this lockdown was made in this country, there is a term which was recurrently used by even the Supreme Court, all the high courts of our country, and even the media class, and that term is migrant laborers. And I was really feeling the pain of the citizen who was moving from one state to other state of his own country, and our high courts, our Supreme Court, our media, and the complete country was saying that they are migrant laborers. We are a country as a whole. We have adopted a central government and the state governments, and we have only one citizenship. And in the way the US country is having dual citizenship, we have not followed this theory of dual citizenship. That means any person who is a citizen of India, he can live, he can work, and he can move. And this is his fundamental right throughout the country. A person who has taken birth in Bihar, he can go to any part of the country and work there. And when, due to the circumstances, he comes from that state to his native state, one must not use the term migrant, because he is not migrant. And as a lawyer, as a citizen, I was pained. And Allahabad High Court also felt this pain. Just on 18th May, when one PIL was filed before the Honorable High Court, Allahabad High Court frankly spoke off the record that migrant laborer is not the term which should be used by any person, because they are citizens of India. And when I am saying that we have failed as a country, I go with Mr. Mathur when he has stated right to work. That was not protected by our constitution, and this was felt by the Constitutional Assembly also, that we cannot give right to work as a fundamental right. But there is a provision, Article 44 in our constitution, in which this is protected as a directive principle of state policy. Of course, that is not enforceable. But in these circumstances, when we are facing this pandemic, and one of our citizens is moving from his working state to his native state, and his going not because his feeling that he is not getting the love of his family, but he is going from that working state because he is not getting the food, he is not getting the work to do, and he does not know whether he is going to stay in that rented house and from where he will give the payment to that landlord. And that's the reason I'm saying that the word security is a broader term. And in this security word, we have to give security of work, that is the right to work to our citizens, to our laborers, that is security of living, security of shelter, and the security of food. Of course, we have got Food Security Act, but ask ourselves frankly, when the citizen of India was moving from the working state to his native state, and we were seeing that he is on foot, there was no vehicle provided to move from one state to the other, and even mothers were keeping their child in their laps, and they were carrying them on that way, and we see that in that way we have not protected them. Let me tell you very frankly, once right to work
was tried to be given to our citizen. At the time of 44th Amendment, when the 44th Amendment of the Constitution was planned, and the law minister was Mr. Santi Bhushan, in the plea which was given to the public at large during the election, it was stated that we are going to take right to property from you. We are getting this right to property from the fundamental right to the constitutional right, and we are going to give you the right to work. But later on, when the 44th Amendment of the Constitution was placed before the Parliament, there was no right to work in that provision. And that is the reason Mr. H.M. Sirvai, in his treatise Constitutional Law of India, has very remarkably stated that as a citizen, we were cheated. We were cheated by our parliamentarian. We were cheated by those persons on whom we relied. They told us that they are going to take away right to property from the fundamental right to the constitutional right, but at the same time, they had promised to give right to work. And today, we see in the pandemic situation, every person who moved from one state to the other, just because his right to work was not protected. He was not knowing from where he is going to bring food for his children. And that is the reason I say we failed. This pandemic showed that our constitution, in spite of claiming itself to be the biggest constitution, the strongest constitution, but we failed as a nation. We failed as a nation when we see that a child was dying on the Patna railway junction, and he was trying to see whether his mother is alive or not. And what we are talking about, all the things, not tell you. Our high courts have also felt this pain. And in one of the judgment of the Madras High Court, it was specifically stated, I would like to read that judgment, part of that judgment. Madras High Court stated in one of the judgment which was pronounced on 15th May 2020. In para 7, it was stated, one cannot control his tears after seeing the pathetic condition of migrant laborers showed in the media for the past 1 month. It is nothing but a human tragedy when a lockdown was announced at the end of March 2020. Lakhs and lakhs of migrant workers were stranded throughout the country. Most of the workers lost their life, lost their jobs. No shelter is said to have been provided apart from lack of supply of adequate food. After waiting for the considerable time, they started migrating to their native states by foot. It is very unfortunate that those persons were neglected by all the authorities. The heartbreaking stories are reported in the print as well as visual media that millions of workers were compelled to start walking to their native states with their little children carrying all their belongings over their head, surviving on the food provided by Good Samaritans, as no steps were taken by the governments to help those migrant workers. It is also reported that some people started to die due to hunger. And this statement, this paragraph is not found only the judgment pronounced by the Madras High Court, but the Tamil Nadu High Court, the Arunachal Pradesh, the Andhra Pradesh High Court, Allahabad High Court, Bombay High Court, all the high courts felt this pain. But I am feeling the pain when all the high courts are saying migrant workers, migrant laborers. We have Migrant Labor Act also. But we have to ask ourselves that we are a citizen of India as a whole, or we are divided into different states. Bihar है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है. क्या हम ये हैं या हम भारत के नागरिक हैं? I am a citizen of India.
and I'm proud citizen of India. And being a lawyer, I can guarantee you this, that when we are going to make our constitution the strongest force in this earth, then no parliamentarian is going to cheat us. संविधान से ऊपर कुछ नहीं है. मिस्टर माथुर के बारे में बता रहे थे मिस्टर भानवत कि वो 5-year लॉ कोर्स के डायरेक्टर भी रह चुके हैं. He will agree with me कि कॉन्स्टिट्यूशन वो ताकत है जिससे हम इस देश को चला सकते हैं, और वैसे चला सकते हैं जैसे हमारे फोरफादर्स सोचते थे चलाने का. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा सिटीजन सड़कों पे इस तरह से बौख रहा होगा, उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा, उसको सोचना होगा दैट ही इज अ सिटीजन ऑफ बिहार और ही इज अ सिटीजन ऑफ बॉम्बे. एंड I will end my speech with only one proposal to all the distinguished authorities who are sitting here, that think upon this part. We are citizens of India as a whole, and when we are talking about the security of our workers, when we are talking about the safety of our workers, then we have to secure their livelihood first. We have to give them right to work first. We have to secure their shelter first. We have to secure the food first, which they can eat. And by this statement, I will take my leave. Thank you. धन्यवाद नीलांबर जी. एक कानूनविद के रूप में आपने विभिन्न न्यायालयों के उद्धरण को देते हुए पिछले 1 वर्ष का जो दौर रहा, कोविड का जो समय रहा, उसमें मजदूरों की सुरक्षा, सेफ्टी और सिक्योरिटी, इसकी व्याख्या करते हुए जो महत्वपूर्ण बात रेखांकित की, राइट टू वर्क, कार्य करने का अधिकार हम उनको नहीं दे पाए, और इस कारण से उनका जीवन, भले ही संविधान ने इस बात की आज़ादी दी एक स्थान पर रहने की, आवागमन की, स्थायी रूप से बसने की, उसके बावजूद उनका जीवन कितना दयनीय हो गया. वो संविधान जिसने 70 साल तक इस देश की उस एकता को, अखंडता को, सुरक्षा को बनाए रखने में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज के इस महामारी के दौर में हम कितने लाचार हो गए, या संबंधित अधिकारी एजेंसीज जिन पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी थी, उसको लेकर के विभिन्न न्यायालयों ने जिस प्रकार से अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की. आपने एक, क्योंकि कानून तथ्यों पे ध्यान देता है, आपने उन तथ्यों की बात करते हुए भी जिस संवेदना के साथ, इवन माइग्रेंट शब्द बहुत मीडिया ने प्रयोग किया, और कई बार हमें लगता था कि अपने देश में ही क्या सभी विदेशी हो रहे हैं, बहुत जगह बहस भी हुई, लेकिन आपने बहुत प्रभावशाली ढंग से इस सारे दौर में उन श्रमिकों की उस व्यथा को, उनकी पीड़ा को, आजीविका पर आए संकट को बहुत ही उसका जो विश्लेषण आपने किया. उम्मीद है कि हमारे साथ जो और पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, राजेंद्र भानावत जी हमारे साथ हैं जो राजस्थान के श्रम आयुक्त रहे, राजीव गुप्ता जी हैं जो पूरे समय वो तो आंदोलनों के हिस्से ही रहे, समाजशास्त्र के व्याख्याता रहे, इन सारी चीज़ों के बाद बहुत निकटता के साथ जुड़े रहे. मीडिया कर्मी हमारे साथ हैं, डॉक्टर राकेश गोस्वामी हमारे साथ हैं जो इन मुद्दों पे उस दौर में लिखते रहे, माधव शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनकी बात करेंगे हम. इसके पहले मैं डॉक्टर ज्योति सिडानो का आमंत्रित करना चाहूँगा जो मूलतः एक समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक है. समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों में आपने अपनी स्नातकोत्तर उपाधि ली और लगभग 2 दशक से अध्यापन के साथ जुड़ी हुई हैं, और जयपुर में इन्होंने लगभग 7-8 साल तक अध्यापन कार्य किया, और मेरे विभाग के साथ भी इनका जुड़ाव रहा, और इन्होंने कुछ पेपर्स हमारे यहाँ भी पढ़ाए थे. और आजकल ये स्टेट गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट कॉलेज है कोटा में, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, उसके साथ जुड़ी हुई हैं. ये तो खैर ये प्रोफेशन की दृष्टि से है, लेकिन मुख्य रूप से डॉक्टर ज्योति सिडाना का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक समाजशास्त्री के रूप में अपने उस परिवेश को बहुत निकटता से आपने देखा, समझा और महसूस किया है. और वो सारी अभिव्यक्तियाँ पिछले लगभग 1 दशक से वो लगातार अलग अलग अखबारों में, राष्ट्रीय अखबारों में, जनसत्ता में फोर्टनाइटली आपके कॉलम छप रहे हैं, राष्ट्रीय सहारा में आप लिख रही हैं, आप जो हमारा राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, इनमें रेगुलर लिख रही हैं. इवन द वायर
जैसे जो न्यूज़ पोर्टल हैं, इसमें भी आप नियमित रूप से लिख रही हैं। तो करीब करीब अभी मेरी कल परसों जब आपसे बात हो रही थी, 200-250 आलेख हमारे इन्हीं जो हमारा सारा आज का परिवेश है, जिस तरह का घटनाक्रम घट रहा है, उनको लेकर के आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से इन चीज़ों को लिखा है। आपने समाजशास्त्र से जुड़ी हुई अब तक 3 पुस्तकें लिखी हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं। NCERT की जो पब्लिकेशंस हैं उनमें आपके आर्टिकल्स हैं। पंजाब स्कूल बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें आपके चैप्टर्स भी हैं। मैंने जो पब्लिकेशंस किए थे, हमारे डिपार्टमेंट से पूरी सीरीज निकाली थी, उसमें आपने सोशियोलॉजी और रिसर्च से संबंधित काफ़ी कंट्रीब्यूट किया और कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड भी आपको मिले, जिनमें OP शर्मा अवार्ड है जो आपकी पुस्तक पर 2011 में राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की ओर से दिया गया, राधा कृष्ण मुखर्जी मेमोरियल अवार्ड, और वर्ष 2018 में आपको राज्य सरकार से राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया था। 50 से अधिक रिसर्च पेपर्स आपके पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में आपकी लगातार सहभागिता बनी रही है। तो इस सारे मुद्दे को एक समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक के रूप में किस तरह से देखती हैं, अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर ज्योति सिडानी। नमस्कार सर। सभी सम्मानित जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और मई दिवस की भी, आज जो मई दिवस है उसकी भी आप सभी को नमस्कार। लेबर डे है और हम सभी मेंटल या फिजिकल लेबर करते हैं, तो नेचुरली उस दिवस की हमें भी शुभकामनाएं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, श्रम को अगर हम एक कैपिटल के रूप में देखें, यानी लेबर एक कैपिटल है, और किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिना लेबर कैपिटल के यानी बिना श्रम पूंजी के आकार ग्रहण नहीं करती है। तो इससे ये पता लग जाता है कि अर्थव्यवस्था के लिए लेबर कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जहां तक शब्द है वर्क प्लेस, कार्यस्थल, तो कार्यस्थल अपने आप में देखिए एक हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर है, यानी एक विषम रूपीय संरचना है। वो औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है, स्टेट ओरिएंटेड भी है और सेंटर ओरिएंटेड भी है, ऑर्गेनाइज्ड भी है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। तो इसका एक हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर है वर्क प्लेस का, तो जिसके इतने सारे रूप हो, जितने इसके सारे आकार हो, आप सोच सकते हैं उस पर किस तरह की जो डिस्पैरिटी है वो हम वर्कर्स के साथ देख सकते हैं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी तक ये माना जाता रहा है और हम सब एक्सेप्ट भी करते थे एक सीमा तक कि जो ये औपचारिक वर्क प्लेस था या ऑर्गेनाइज सेक्टर था, इसमें एक सीमा तक जो वर्कर काम करते थे उनको सुरक्षा महसूस होती थी और मिलती थी। लेकिन आज ये भी सुरक्षित नहीं है। जब हम LPG के बाद यानी ग्लोबलाइजेशन और सूचना क्रांति के बाद बात करें, 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के प्रोसेस आए, तब ये वर्क प्लेस भी जो है औपचारिक वर्क प्लेस भी ये अनौपचारिक की तरह हो गया है। यानी यहाँ पर भी अब सिक्योरिटी और सेफ्टी उतनी नहीं है, क्योंकि 2004 के बाद आप सभी जानते हैं, परिचित है, सरकारी क्षेत्र से भी पेंशन समाप्त कर दी गई है, और वर्तमान में भी जो पेंशन है उसको कम करने की या उस पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो स्टेट का एक वेलफेयरिस्टिक कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आ जाता है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। धीरे धीरे देखिए जो औपचारिक क्षेत्र में भी हम ये कह सकते हैं कि श्रमिक विरोधी दृष्टिकोण विकसित होने लगा है। अभी बात चल रही थी कोरोना की, तो देखिए कोरोना वायरस ने केवल हेल्थ सेक्टर संकट को यानी हेल्थ क्राइसिस को हमारे सामने उत्पन्न नहीं किया, बल्कि श्रम बाजार के सामने भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा किया है, जिसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हर तबके के लोगों को उसने बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। जैसा अभी ND सर, माथुर सर ने भी बताया था कि बेरोजगारी बढ़ी, उत्पादन स्थगित हो गया, तो मजदूरों का पलायन भी बढ़ गया, और वो पलायन हम पिछले साल देख चुके हैं कि कितना त्रासदीपूर्ण था। ट्रेन पटरियों पर कई मजदूर मर गए, कई लोग रास्ते में जाते जाते खत्म हो गए। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हमने देखी। साइकिल पर एक बेटी अपने पिता को लेकर जा रही है। ये इनसिक्योरिटी को और सिक्योरिटी इश्यूज को हमारे सामने खड़ा करता है जो लेबर क्लास के लिए। और अभी हम बात कर रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो लेबर क्लास है। अभी हाल ही में एक स्टडी थी CMIE की, यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की। उसमें ये कहा गया था जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था
उसमें जो कामगार थे, काम करने वाले या नौकरी पेशा जो लोग हैं, उनकी संख्या 8.59 करोड़ थी और अभी मार्च 2021 में जब देखा गया तो वो 7.62 करोड़ रह गई। अगर इस हिसाब से देखें, इस आंकड़े को अगर हम सही माने तो पिछले 1 साल में 98 लाख नौकरी पेशा लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए। और गांव की जहां तक है, वो ये रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2021 तक 60 लाख लोगों की नौकरियां गई और गांवों की हम बात कर रहे हैं, और 30 लाख कारोबारी बेरोजगार हो गए, यानी गांव में भी 90 लाख रोजगार खत्म हो गए लगभग। ये एक परिदृश्य है जो हमारे सामने सिक्योरिटी और सेफ्टी वाले सवालों को खड़ा करता है। ऐसा नहीं है कि ये मैं इस बात से पार्शियली सहमति भी रखती हूँ कि केवल पैंडेमिक दौरान में ये नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि कोविड के समय में ये सीन बहुत भयावह हो गया है, लेकिन इससे पहले भी जब से ये आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, पूंजीवाद का बहुत ज्यादा विस्तार होता जा रहा है, ये स्थितियां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पनपना शुरू हो गई थी और कोरोना के समय में ये और विकराल रूप में आ गई। पहले देखिए, जो हमारा नेशन स्टेट कैरेक्टर था, यानी राष्ट्र राज्य की अवधारणा थी, वो पहले 1991 के बाद वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रियाओं के साथ जूझ रही थी, उनसे उसका संघर्ष हो रहा था। और अब जो है उसका मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ संघर्ष हो रहा है, और इन कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम करने वाली यूनिट्स हैं वो कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं और ये कोशिश करती हैं कि उस कॉर्पोरेशन का कार्य क्षेत्र का विस्तार हो और उसके लाभ में वृद्धि हो सके। वो खुशी से कर रही हैं कि दबावपूर्ण कर रही हैं, ये एक अलग बात है, क्योंकि जब तक श्रमिक या जो वर्क फोर्स है उनके यहाँ काम करने वाली वो ऐसा करने में समर्थ होता है, तब तक उसकी जॉब बची रहती है। उसके बाद उसकी जॉब को खतरा है अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो अब वो कितने तनाव में काम करता होगा, तो उसकी हेल्थ का परिदृश्य मुझे लगता है समझाने की मेरे को भी जरूरत नहीं है। हम सभी कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स में काम करते हैं, या हमारे परिचित, हमारे घर वाले, और इस तनाव को झेलते हैं, हम रोज देखते हैं। देखा जाए तो ये जो तीनों प्रोसेस हैं, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इन्होंने राज्य को भी अब कॉर्पोरेट कैरेक्टर का बना दिया है। इसलिए एक निगम की भांति, एक कॉर्पोरेट की भांति राज्य भी अब जो सोशल वेलफेयरिस्टिक कैरेक्टर था, उसका जो तर्क था, उससे कहीं ना कहीं स्वयं को अलग कर रहा है और लाभ के अर्जन की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा है। कंप्लीटली नहीं, पर पार्शियली ऐसा होता चला जा रहा है। राज्य में रहने वाले नागरिक धीरे धीरे कस्टमर का रूप लेते जा रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, एक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का यानी सामूहिक सौदेबाजी का, और दूसरा औद्योगिक लोकतंत्र यानी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का, ये अब कहीं ना कहीं हाशिए पर चली गई हैं। इन अवधारणाओं का मूल्यांकन करने की जरूरत है। क्या एमएनसीज में इन अवधारणाओं का कोई महत्व है? ये एक चिंतन का विषय है और होना भी चाहिए। इस पे हमें बहुत गहरा चिंतन करना होगा, क्योंकि जो विकट स्थितियां हमारे सामने आ रही हैं वो हम सब उससे परिचित हैं। हम कह सकते हैं कि अब जो संघर्ष हो रहा है इंडस्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो डेमोक्रेसी और मार्केट के बीच का संघर्ष है, यानी कलेक्टिव कंट्रोल और इंडिविजुअल कंट्रोल के बीच का संघर्ष है, और जो बहुत खतरनाक है, जो हमें एक जोखिम समाज की ओर ले जा रहा है, एक रिस्क सोसाइटी की ओर ले जा रहा है। और ये रिस्क किस प्रकार के होंगे, इसकी कल्पना भी शायद अभी हमने नहीं की है। शायद कुछ बुद्धिजीवियों ने जरूर की हो, और इस मंच पे बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इस विषय पे सोचते भी हैं, बात भी करते हैं। तो अब इस पे सामूहिक विमर्श, सामूहिक डिस्कोर्स करने की जरूरत है। एक और चीज है कि बाजार ने श्रमिक की श्रेणी को देखिए विभाजित कर दिया है। सवाल उठ सकता है कि फिर श्रमिक वर्ग क्या कर रहा है? अगर तो श्रमिक वर्ग को इतने खंडों में विभाजित कर दिया है इस मार्केट सिस्टम ने, मैनुअल लेबर वर्सेस मेंटल लेबर, ऑर्गेनाइज्ड लेबर वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड, परमानेंट, टेम्परेरी, एडहॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, इतनी सारी श्रेणियां, महिला, पुरुष, बाल श्रमिक, जो डिजिटल नॉलेज वाले हैं और जो नॉन डिजिटल नॉलेज वाले श्रमिक हैं, इतने सारी कैटेगरी में बांट दिया है कि वो अपने आप को यूनाइट ही नहीं कर पाता है। वो यूनाइट नहीं कर पाता है, इसलिए इस तरह के संघर्षों में वो कहीं ना कहीं अपनी मांग या अपनी चीजें उठा नहीं पा रहा है। एमएनसी ने कल्चरल, अर्बन और पॉलिटिकल ग्रोथ जिस तरह की उत्पन्न की है, वो एक नई प्रकार की सोसाइटी को रीशेप कर रहा है या रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है, जिसने श्रमिकों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, वेजेस इनइक्वालिटी है, वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं। अभी जैसे बात हो रही थी कि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है, टीचिंग एजुकेशन सेक्टर में भी हुआ है। हम सब चूंकि टीचिंग कम्युनिटी से बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो हम जानते हैं वर्क फ्रॉम हो गया है।
बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें मैं पर्सनली जानती हूँ, लोगों की छटनी कर दी गई है और वो बहुत हजारों में वो संख्या है, या फिर उनकी सैलरी कम कर दी गई है ये कहकर कि अब आपको वर्क फ्रॉम होम करना है। पर आप देखिए, वर्क फ्रॉम होम में सैलरी डिडक्ट कर दी गई है, काट दी गई है, कम कर दी गई है, लेकिन उनके काम के घंटे बढ़ गए हैं। अब वो सुबह से शाम तक किसी भी समय उन्हें ऑनलाइन रहना है, ऑन कॉल रहना है। तो ये एक बड़ी विडंबना है जो उनकी हेल्थ के साथ एक खिलवाड़ भी है। अब एक और आंकड़ा मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी कि ग्लोबल वर्कफोर्स, ऐसा एक जगह मैंने पढ़ा था एक किताब में कि जो ग्लोबल वर्कफोर्स है वो लगभग 3 अरब 30 करोड़ है, और उसमें से 2 अरब से ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। अब ये सोचिए, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, ये जो हालात हो रहे हैं, इसमें उनका 50% जो है वो अपनी आजीविका खोने के खतरे का सामना कर रहा है, एक भय में जी रहा है। उसकी फैमिली, उसके पास कितनी इनसिक्योरिटी है, उसके पास आय नहीं है, किसी तरह का सुरक्षा नहीं है, भविष्य में क्या करेगा, जीवित भी रहेगा कि नहीं, उसके परिवार को बचा पाएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा उसके सामने एक संकट है। तो हम किस तरह की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं अभी। एक और पॉइंट मैं यहाँ लेना चाहूंगी जो जेंडर डिस्पैरिटी का है। जब हम वर्क फोर्स के रूप में बात करते हैं तो महिलाएं भी चूंकि अब बड़ी संख्या में एजुकेटेड होने के बाद और बहुत सारे फील्ड में कौशल सीखने के बाद अब एक वर्क फोर्स के रूप में उभर रही है, नो डाउट। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एक लैंगिक भेदभाव अभी भी इस क्षेत्र में एक समस्या बना हुआ है। ग्लास सीलिंग की हम बात करते हैं कि जो हायर अथॉरिटी है उस पर अभी महिलाओं को उतना है, नो डाउट। बहुत सारे पदों पर सीईओ हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे पोस्ट पे वो लोग पहुंचे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, पॉलिटिक्स में भी पहुंची हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। ये ILO की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने एक सर्वे किया था शायद, और वो रिपोर्ट आई थी कि 70 देशों की 13,000 कंपनियों का उन्होंने अध्ययन किया, और हर 10 में से 6 कंपनियों ने ये माना कि जब से उन्होंने जेंडर डिस्पैरिटी को अलाउ किया है अपनी कंपनी में, तो उनके यहाँ प्रदर्शन बेटर हुआ है, 5 to 20% बेटर हुआ है, क्योंकि उनमें क्रिएटिविटी बढ़ गई है, उनका जो इनोवेशन है वो बढ़ गया है, और उनकी प्रतिष्ठा पे भी असर आया है। इसका ये एक पॉजिटिव साइड है, इस पर भी हमें सोचना होगा, जो अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से हम सब परिचित हैं, अभी भी थोड़ा साइड लाइन है। और एक दो चीज मैं आपके सामने रखूंगी यहाँ पर। कार्यस्थल पर असुरक्षित और स्वास्थ्य को लेकर जो हानिकारक माहौल है, ज्यादा तनाव है। पिछले कुछ समय में भी मैंने एक आर्टिकल भी कवर किया था कि उसमें जो लोग बहुत अच्छी जॉब्स में हैं, MNCs में हो, चाहे वो और अच्छे सेक्टर्स में काम करते हो, इंजीनियर्स हैं, मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मैनेजरियल पोस्ट पे, बहुत ज्यादा उसमें सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ी। कारण एक तो आपका जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज्यादा है, आपको हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मोटिवेट किया जाता है या उकसाया जाता है, अदरवाइज आपकी जॉब चली जाएगी। तो वो जो एक स्वास्थ्य और असुरक्षा का जो माहौल है, जिसमें वो बहुत ज्यादा तनाव में जी रहे हैं, लंबे घंटों में काम कर रहे हैं, आप ये देखिए बीमारियों की वजह बन रहे हैं। हर साल एक आंकड़ा बताता है कि हर साल 28 लाख कामगारों की मौत हो जाती है काम वर्किंग प्लेस पर। हर साल 37.4 करोड़ लोग नौकरी से जुड़ी वजह से चलते या तो बीमार हो जाते हैं या एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। ये जो भय का माहौल है, ये जो अनिश्चितता है, ये जो लॉस ऑफ फेथ है, ट्रस्ट है, इन सब के लिए हम किसकी जिम्मेदारी ठहराएंगे, कौन जिम्मेदार है? तो मुझे लगता है कि कार्यस्थल पर सेहत और सुरक्षा, ये 2 मूलभूत अधिकार भी समझे जाने चाहिए, है तो सही, और सिद्धांत भी होने चाहिए। इन पर बहुत मुझे लगता है सोचने की जरूरत है। एक फेमस समाजशास्त्री हैं जो ये एम.आई. दुर्खीम, जो ये बात करते हैं कि ये जो सारी स्थितियां, इनको फंडामेंटल इनजस्टिस कहना चाहिए। ये एक तरह से फंडामेंटल इनजस्टिस है। और लास्ट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ रखी जा सकती हैं, पर टाइम बाउंडेशन भी है और बहुत सारे वक्ता भी हैं जिनको मैं भी सुनना चाहूंगी। एक जो सुझाव है, मुझे लगता है कि जो स्वस्थ कार्य संस्कृति है, यानी एक हेल्दी वर्क कल्चर है, कहीं का भी श्रमिक हो, कोई भी श्रमिक हो, चाहे वो निजी क्षेत्र में काम करे, चाहे सार्वजनिक, चाहे औपचारिक या अनौपचारिक, उसे एक सुरक्षित, स्वस्थ और गरिमापूर्ण वातावरण प्राप्त करने का अधिकार है, और ये होना चाहिए। केवल हम लेबर डे पे या 1 मई को सिर्फ इस तरह की चर्चा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन पर हमें काम करने की भी जरूरत है, और एक स्ट्रैटेजी इस दिशा में होनी चाहिए। कौन करेगा, कैसे करेगा, ये चिंतन और मनन का विषय होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए।
धन्यवाद डॉक्टर ज्योति। वैश्वीकरण के दौर में जिस तरह से श्रमिकों में श्रेणियां विभाजित हो गई और जिस तरह के दौर से हम गुजरने लगे, उसने एक नई तरह के सामाजिक संरचना को जन्म दिया, जैसा आपने कहा। लेकिन ये भी सही है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके सामने आजीविका का संकट आया, सुरक्षा का संकट आया, भविष्य के प्रति उनके मन में एक डर बैठ गया, परिवार को पालने पोसने और जीवन के साथ कहीं न कहीं उनके भी एक चुनौती बनकर के ये दौर उभरा है। आज के दौर में आवश्यकता है उनको एक स्वस्थ और गरिमापूर्ण कार्यस्थल पर ऐसा माहौल दिया जा सके। निश्चय ही आज के दौर में बहुत सारी चुनौतियां हैं, किस तरह से स्त्री कार्य संस्कृति को विकसित किया जाए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चुनौतियां हैं, और ये देश के लिए भी मुझे लगता है कि ऐसा दौर है जहां कहीं हमें फिर अपनी नीतियों को नए सिरे से देखना पड़ेगा, ताकि भविष्य में जो कुछ अभी हमने महसूस किया है उससे कहीं हम बाहर निकल सकें। चलिए अब एक और पक्ष जिनकी चर्चा नीलांबर जी ने भी की, डॉक्टर ज्योति ने भी की, मीडिया की किस तरह से इन मजदूरों के हालातों पर संवेदनापूर्ण, बहुत ही उनके एक तरह से दिल दहलाने वाली खबरें, पलायन करते समय किस दौर से वो गुजर रहे हैं, कितने भयभीत हैं, अगले क्षण का पता नहीं, किसी तरह का सहयोग उनको नहीं मिल रहा है, वो सारी दर्दनाक कहानियाँ वो हमारे मुद्रित माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यमों पर बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की गई। तो एक मीडिया कर्मी के रूप में एक एक्टिविस्ट हमारे साथ जो लंबे समय तक अखबारों से जुड़े रहे और आज भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यमों के साथ लगभग एक दशक का जो उनका अनुभव, लेकिन इस एक दशक में भी कई उपलब्धियां, माधव शर्मा हमारे साथ हैं जो राजस्थान पत्रिका और भास्कर जैसे अखबारों के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे और विकास संबंधी मुद्दों पर, विशेषकर बाल श्रम से जुड़े हुए मुद्दों पर इन्होंने नियमित रूप से लिखा है। इसके अलावा स्वास्थ्य, जेंडर इश्यूज, पर्यावरण, श्रम आदि विषय पर लिखते रहे हैं। तो कहना चाहिए कि विकास के जो बेसिक जो उसके पैरामीटर्स हैं उस पर अपनी एक युवा अवस्था में ही हम सोच सकते हैं कि जब युवाओं के अपने सपने हैं, उस समय इन्होंने इस तरह के मुद्दों को लेकर के एक पूरा अभियान मीडिया के माध्यम से चलाया और आपके इन कार्यों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया, मान्यता दी गई। यूनिसेफ लोक संवाद की जो एक कॉन्फ्रेंस 2019 में उदयपुर में आयोजित की गई थी, उसमें आपको सम्मानित किया गया। लाडली मीडिया फेलोशिप बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण फेलोशिप है, वो इनको इन्हीं मुद्दों पर कार्य करने के लिए दी गई। ऐसे टीबी फेलोशिप दी गई, टीबी पर काम करने के लिए। ये द वायर जैसे जो न्यूज़ पोर्टल हैं उसके लिए लिख रहे हैं, डाउन टू अर्थ जैसी जो पत्रिकाएं हैं उसके लिए आप लिख रहे हैं। ग्राम कनेक्शन, संयोग से ग्राम कनेक्शन के एसोसिएट एडिटर अरविंद शुक्ला परसों हमारे साथ होंगे, प्रोफेसर राजीव गुप्ता जो आज हमारे साथ में हैं उनको भी हम सुनेंगे। तो गांव कनेक्शन के लिए भी माधव शर्मा नियमित रूप से लिख रहे हैं। और एक फ्रांस का एक मीडिया संगठन है मोनगेबो, उसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं। तो एक बहुआयामी अनुभव आपका लगभग एक दशक का पत्रकारिता का। तो इस सारे दौर में, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि मीडिया के माध्यम से एक मुहिम आपने चलाई है, भाई माधव शर्मा क्या सोचते हैं, मैं उनका आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पर अपने उन विचारों को हमारे साथ साझा करें। माधव शर्मा। थैंक यू सर। मेरा सभी को नमस्कार है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहूँगा कि आपने इतने विद्वान लोगों के साथ मुझे जोड़ा और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत अच्छा मैं सुन रहा था और बहुत करें इन डेप्थ जो चीज़ें मुझे आज कुछ चीज़ें मुझे जानने को मिली। लेकिन मैं दो तीन चीज़ें अपने अनुभव के साथ कहूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी रिपोर्टिंग के दौरान। बाकी आपकी सबकी जानकारियाँ हैं और टेक्निकल, लीगल, सारे इकोनॉमिक्स, इन सब मुद्दों पर आप लोग विशेषज्ञ हैं। तो मैंने जो फील्ड पर जो रिपोर्टिंग के दौरान जो महसूस किया है, पिछले मैं 8 साल से जर्नलिज्म में एक्टिव हूँ, 8वां साल मुझे चल रहा है। तो पिछले 4 साल से मैं लगातार इन्हीं सारे मुद्दों पर जो संजीव सर ने मुझे अभी इंट्रोड्यूस करते टाइम बताया, इन पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि बेसिकली राजस्थान में मैंने ज़्यादा रिपोर्टिंग की है, तो मैं यहाँ के बारे में बताऊँगा, लेकिन वो पूरे देश के लिए ही है सारी बातें। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर
माइन वर्कर और अपना नरेगा वर्कर, ये 3 मेजर क्लास हैं यहाँ इसमें। तो राजस्थान में करीब माइंस में 25 लाख लेबर जो है इंगेज हैं, नरेगा में करीब 60 या 62 लाख जॉब कार्ड्स हैं, इतनी करीब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। तो इनकी जब हम बात करते हैं बहुत स्थिति खराब है इनकी, और ऐसा नहीं है कि कोविड या पेंडेमिक टाइम में ही ऐसा हुआ है, इससे पहले भी इतनी बदतर हालत में थे। अब जो हालात हुए पेंडेमिक या कोरोना की वजह से, वो उससे भयावह है, मतलब सोचा नहीं जा सकता। मेरे फोन में इतने नंबर सेव हैं अलग अलग जगह के मजदूरों के, उनके संगठनों के। कोविड टाइम में इतने फोन आए, भैया कुछ करा दीजिए, हमें अनाज नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हम इतने दिन से भूखे हैं, हमारे बच्चे तक के लिए पैसा नहीं। आप बेसिक नीड्स उनकी जो थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। आप फिर मजदूरों के जो अधिकारों की हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन है, ये है, वो है, स्वास्थ्य है, वो बहुत मतलब उनकी रीच के बाहर की बात है। मैं उस लेवल पे जाके आपको बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप मकराना में जाएंगे, आज भी अगर वो शायद मांस चालू है या नहीं है शायद, तो आप देखेंगे कि कोई मजदूर जब 400 फीट गहरी खान में सिर्फ रस्सी के सहारे उतर रहा है, 400 फीट गहरी खान में, वो दिल दहल जाता है देख के कि ये सिर्फ 300 रुपये दिहाड़ी के लिए कहाँ से कहाँ तक 400 फीट एक रस्सी के सहारे उतर रहा है। इसका हाथ छूट गया तो इसका मतलब कोई रहने वाला नहीं है, कोई बाद में सुनने वाला भी नहीं है इसको। और इसको लेके मैंने रिपोर्टिंग भी वायर के लिए काफी रिपोर्ट्स लिखी इन सारे चीजों को लेकर के। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि माइन वर्कर्स की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू तो राजस्थान, इसमें सरकारों की और एम्प्लॉयर जो हैं दोनों की बातें हैं। तो राजस्थान सरकार की बात करें या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, रेवेन्यू माइन से जो आ रहा है वो उनका है, लेकिन वेलफेयर और सिक्योरिटी सेफ्टी की बातें जब आती है, जिम्मेदारी आती है, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब सेंटर कहेगा कि जब हम आप में रेवेन्यू शेयर नहीं कर रहे तो हम इनकी सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों करें, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं है, विजिलेंस नहीं होता, लोग जो माइंस अधिकारी हैं वो फील्ड पर जा ही नहीं रहे, पता ही नहीं उनको कि हो क्या रहा है। तो मैं समस्याओं पे एक्चुअली ज़्यादा बात करूंगा कि मैंने वही एक पत्रकार के तौर पे मेरा वही काम है, समस्याओं को देखना और उसको रिपोर्ट करना। वो रिपोर्ट किया है, लेकिन वो समस्या मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा है मकराना की, जैसे मकराना, क्योंकि मैं मकराना का उदाहरण इसी ले रहा हूँ, मैंने वहाँ रिपोर्टिंग की है और वहाँ इतनी हालत खराब है महिलाओं की। अगर वहाँ लेबर उसकी बात करते हैं तो उनको मजदूरी कम मिलती है। अगर 400 रुपये पुरुष मजदूर की है दिन की मजदूरी, तो महिला को 300 रुपये दिए जा रहे हैं, काम वही है। तो ये असमानता जो है उनकी हेल्थ का, वहाँ बेसिक चीज़ें नहीं है। कोविड टाइम में भी कहिए कि अगर सैनिटाइजर भी इनके लिए नहीं रखा गया वहाँ वर्क प्लेस पे, तो आप सेफ्टी की बात जब करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें जब तक एम्प्लॉयर को आप कन्विंस नहीं करेंगे इन चीज़ों को और उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएंगे कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको समझाइश के जरिए करिए, एक्शन के जरिए करिए, कैसे ही करिए, वो जब तक नहीं समझेगा अब उसके अंडर काम करने वाले मजदूरों की स्थिति, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा उन बातों पर। दूसरा, आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात करिए, उनके लिए BOCW जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, वहाँ वो रजिस्टर्ड हैं, करीब 50 लाख राजस्थान में रजिस्टर्ड हैं BOCW में, और निर्माण मजदूर जिनको हम कहते हैं वो इतने हैं। तो जब वो नरेगा में काम नहीं चल रहा होता तो ये कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वो नंबर बढ़ के डबल हो जाता है। और जब नरेगा में काम चल रहा होता है तो फिर वो थोड़ा सा डाउन होता है, क्योंकि जो लोग गाँव में नरेगा में मजदूरी कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे होते हैं अपने आप में। तो करीब 40-45-50 लाख के आसपास ये लोग हैं। इनकी 3 चीज़ों को इनमें मैं बांटता हूँ कि एक तो इनमें इनको जो साइट पर रखा जाता है, कोई भी वर्क प्लेस है वहाँ उनको उसी साइट पर रखा जा रहा है, वो उनको मेंटल टॉर्चर है। उनको अपनी आज़ादी से रहने की जगह भी नहीं मिली, वो अपने लेवल पे जहाँ भी रह पाए वहाँ उनको रखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं ईंट भट्टे पर उनको रखा जा रहा है तो वो उनके लिए ट्रॉमा है एक्चुअली। आप उड़ीसा का कोई वर्कर है, उसके खाने की आदत कुछ और है, राजस्थान में वो कहीं काम कर रहा है, उसको आप सुबह शाम दाल रोटी और जो भी उसको यहाँ का लोकल खाना खिला रहे हैं, वो मेंटल टॉर्चर है एक तरह से। और उसके प्रोटीन्स या जो इम्यूनिटी बूस्टर्स की जो चीज़ें हैं उसके लिए काम करने की, वो प्रॉपर उसको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उसको फूड नहीं मिल रहा। उसको चाहिए चावल रोटी या कुछ नॉन वेज, वो नहीं मिल पा रहा। मैं ये इस बात पे आना चाह रहा हूँ। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें मजदूरों की जो इस पे बात नहीं होती। फिर दूसरी बात है कि हेल्थ और बेसिक फैसिलिटीज उनकी,
कानून तो है कि सारी चीजें ऐसे होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए, नहीं होती। कानून ये भी है कि जहाँ माइग्रेंट्स वर्कर रह रहे हैं उसके आसपास के आंगनवाड़ी केंद्र में उनके बच्चों की एजुकेशन होनी चाहिए। मैंने आज तक 5 साल हो गए मुझे रिपोर्टिंग करते हुए इस फील्ड में, इसी सेक्टर के लिए। मैंने कहीं नहीं देखा कि सांभर जहाँ नमक बनता है उनके बच्चे उसी नमक में 2-2 किलो या एक कप एक लोटा भर के नमक अपने ढेर में डाल रहे होते हैं अपने माँ बाप के साथ, लेकिन उनके लिए कहीं एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें। तीसरा, आप उनकी फ्यूचर सिक्योरिटी की बात अगर करते हैं तो इंश्योरेंस, इतने करोड़ों मजदूर इस देश में है, मुझे नहीं लगता कि इनफॉर्मल सेक्टर की अगर बात करें कि उनका इंश्योरेंस होगा भी। ड्यूरिंग द पेंडेमिक कितने मजदूर सड़कों पे मरे, कुछ खानों में मरते हैं, कुछ वर्क प्लेस पे मरते हैं, कुछ हमारी ये हमारे मैं कहूँगा हमारे इतिहास पे एक धब्बा हुआ कि लोग हमारे मजदूर सड़कों पे मर गए चलते हुए। उनका इंश्योरेंस था कि नहीं, अगर था तो उनको मिला कि नहीं? इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ 1 साल से, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा मुझे हासिल नहीं हुआ है। आप लोग एक्सपर्ट हैं, कुछ प्लीज़ अगर सजेस्ट कर पाए तो बताइएगा। तो ऐसा है। तीसरा, इन्हीं वर्कर्स में महिलाओं का एक जो सेगमेंट है उसकी कोई बात नहीं करता। वर्क प्लेस पर उनके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेज आते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। उनके मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम्स हैं, हाइजीन की प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं होती। आपको एक उदाहरण देता हूँ कि सूरत में जनवरी महीने में, गुजरात के सूरत में सड़क पर फुटपाथ पर मजदूर सो रहे थे, 16 मजदूरों को ट्रोले ने कुचल दिया। उसमें से 7 महिलाएं थी, सातों की सातों 16 के 16 मजदूर राजस्थान के बांसवाड़ा के थे और कुशलगढ़ तहसील के थे। किसी का कोई उनको कुछ मुआवजा राजस्थान सरकार ने दिया, केंद्र से शायद अभी तक नहीं मिला। पीएम राहत कोष से जो आता है वो अभी तक शायद नहीं मिला है। लेकिन बात ऐसी है कि जब महिलाएं पलायन कर रही हैं मजदूरी के लिए, तो वहाँ वर्क प्लेस पर उनकी फैसिलिटीज क्या है, उनको सुविधाएं क्या दी जा रही हैं? फुटपाथ पर सोने के लिए तो कोई मजदूर नहीं जाना चाहता अपने घर को छोड़ के। तो क्या हम वहाँ जो वो लोग रह रहे हैं उनके गांव में हम जॉब प्रोवाइड नहीं करा सकते क्या? इस भीषण इस मुश्किल वक्त में कोई ऐसा सिस्टम तैयार हमने किया हुआ है कि नहीं, नरेगा को छोड़ करके, कि वो लोग अपने गांव में, कोई मरने नहीं जाता, ट्रोले से कुचल के किसी की मौत हो जाए वो इससे दर्दनाक कुछ नहीं होता। एक ही परिवार की 4 महिलाएं मरी, पूरा फैमिली उनकी खत्म हो गई। तो माइग्रेशन जो है मजदूरी को लेकर के, माइग्रेट होते हैं करोड़ों मजदूर इधर से उधर हुए, जो पिछले लॉकडाउन में हमने जो प्रॉब्लम देखी। लेकिन जहाँ से वो पलायन कर रहे हैं और जहाँ के लिए पलायन कर रहे हैं वहाँ उनके काम की स्थितियाँ क्या हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। तीसरा, मैं डोमेस्टिक वर्कर्स पे, क्योंकि पिछले महीने मैंने कुछ महीने पहले ही इन पे मैंने एक रिपोर्ट की थी, तो एक मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि जो महिलाएं हमारे घरों में काम करने आ रही हैं उनकी स्थिति बहुत भयावह है। उनको सैलरी नहीं मिली, एक महिला पर 40-40, 50-50 हज़ार रुपये किराया चढ़ा हुआ है आज भी डोमेस्टिक वर्कर्स की। और ये बड़ी आयरनी कही है इसको कि जो नए लेबर लॉज जो लाने वाली है सरकार, उसमें इनका कोई जिक्र नहीं है, कोई कैटेगरी तक नहीं बनाई गई। तो इस पे बात होनी चाहिए। इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ जो भेदभाव घरों में होता है, मेरे साथ बहुत सारी महिलाओं ने बात की, बोले भैया हमारे साथ ऐसे होता है कि जैसे हम ही कोविड हैं, मैं ही एक वायरस हूँ और मैं वायरस कैरी करके उसके घरों में काम करने जा रही हूँ। जब उनको जरूरत होती है तब हमें बुलाते हैं, वरना हमारे साथ ऐसा भी होता है कि पता नहीं हम लोग कहाँ से आ गए, कि तीसरी दुनिया से आए हुए लोग हैं। उनको एक महिला मुझे ऐसी मिली जिसको इतना सैनिटाइज किया हुआ था कि उसके सारे कपड़े सैनिटाइजर से जल गए, इतना लोकल सैनिटाइजर उनके लिए यूज किया जा रहा है। तो मैंने कल अपने फेसबुक पर भी लिखा था कि कोविड ने सिर्फ हमारे सिस्टम को एक्सपोज नहीं किया, हमारी सोसाइटी को भी एक्सपोज किया है। जो लेयर हैं हमने बनाई हुई है, सोशल क्लासेस जो बनाई हुई है, उसको भी एक्सपोज करके रखा है। और वो हम रोजाना कोई ना कोई परिस्थितियों में देख रहे हैं। कोई 1,000 रुपये का ऑक्सीजन सिलेंडर 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये में, 40-40 हज़ार रुपये में हम लोग बेच रहे हैं। वो एक तरह से शोषण है, क्योंकि अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं भी मेंटली या फिजिकली कहीं ना कहीं एक मजदूर हूँ, मेरा भी वो टॉर्चर किया जा रहा है, वो शोषण हो रहा है। तो इन सब बातों पर मुझे लगता है कि ये मेरे कुछ अनुभव थे, इन पर बात करनी चाहिए। तीसरा,
वापस मैं माइनिंग सेक्टर पे आऊँगा कि यहाँ राजस्थान की अगर बात करूँ तो 19 जिलों में करीब 18,000 सैंडस्टोन की लीज राजस्थान गवर्नमेंट ने दी हुई है। उनमें 25 से 30 लाख लोग काम कर रहे हैं। सिलिकोसिस एक बीमारी होती है सर, आप सब लोगों को पता होगा, जो काफ़ी टाइम से, जब से माइनिंग है तब से हो रही है, लेकिन इसको एड्रेस कब किया गया? 2010 में। 2010 के बाद समय निकलता गया 2018 में जाके एक पॉलिसी लाई गई। मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में थोड़ा पहले आ गई थी और कर्नाटका में भी आ गई थी। तो ये पॉलिसी 2018 में जाके आई, तब जाके वो भी किस डेटा के जरिए आई कि एक रिसर्च हुआ, सर्वे हुआ, उसमें पता चला कि 100 में से 48 महिलाएं जो हैं खान श्रमिकों की, वो विधवाएं हैं। आप सोचिए कितनी हालत खराब है। वो आदमी जो हमारी खानों में काम करते हुए मरा, जो पत्थर तराशते हुए मरा, जो हमारी मूर्तियां बनाते हुए मरा, उनमें से 50%, करीब 48% लोग मर गए काम करते हुए, सिलिका इनहेल करते हुए। उनके लिए हम पॉलिसी लेकर आए 2018 में। 18 के बाद भी आप चलिए पॉलिसी लेकर आए, कमियां होती हैं हर चीज में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। आप उनका पुनर्वास नहीं कर रहे। रिहेबिलिटेशन का जो पार्ट है पॉलिसी का, कि अगर कोई विडो है तो उसको क्या क्या होना चाहिए, उसके लैंड का काम करा दीजिए, उसको कोई परमानेंट जॉब प्रोवाइड करवानी है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो ये मोटा मोटी मेरी कुछ फाइंडिंग्स रही रिपोर्टिंग के दौरान, तो वो मैं आपके लिए रखी। मेरा बस एक सजेशन है कि अगर इन सारी समस्याओं के लिए इनका कोई एक सुझाव समाधान हो सकता है, तो वो एक कमीशन बना के नेशनल लेवल का इन सारे इश्यूज को एड्रेस करके एक कमीशन बनाया जाए, ताकि ये चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं, हमने मोटी मोटी बातों के लिए बहुत कानून बनाए हैं, सारी चीज़ें की हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों के लिए भी समस्याओं के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां वो एड्रेस हो सके। थैंक यू। धन्यवाद माधव जी। आपने श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग की व्यथा कथा को बहुत ही निकटता से देखा, समझा, महसूस किया, और प्रस्तावित श्रम कानूनों में इनकी सुरक्षा के लिए कहीं कोई बात नहीं की गई है, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इनकी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए एक कमीशन या कमेटी की आवश्यकता भी आपने महसूस की। मुझे लगता है चर्चा में कुछ और सुझाव होंगे तो बात खुल करके आएगी। मैं चैट बॉक्स देख रहा था, इसमें सर्वाधिक सवाल नीलंबर झा साहब से ही है। तो राजेंद्र भानव जी हमारे साथ हैं, जैसा मैंने बताया था, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी रहे हैं और राजस्थान के श्रम आयुक्त रहे हैं, और आपका भी व्यापक अनुभव इस क्षेत्र में रहा है। तो आपने 2-3 सवाल उठाए हैं, क्योंकि भानव जी हमारे साथ ही हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सीधे ही बात करें अपनी टिप्पणी के साथ। तो जो भी कुछ जिज्ञासाएं, शंकाएं आपकी हैं, चाहेंगे कि आप शेयर करें। श्री राजेंद्र भानव जी। देखिए संजीव जी, सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह अपनी अपनी तरह से बात रखी है। झा साहब ने रखी, माधव ने रखी, ज्योति ने रखी, माथुर साहब ने रखी। सवाल कुल मिला के है कि सामाजिक असंतुलन जो पहले से रहा है हमारे समाज में, जब से पिछले 15-20 वर्षों में 91 के बाद से यह संतुलन बिल्कुल एक पक्षीय हो गया, असंतुलन हो गया है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला या एम्प्लॉयर जो वर्कर वाला जो संतुलन है, कोई पहले यह था कि मतलब कुछ मजदूर मिलकर के इकट्ठा होकर के अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे। अब ये बिल्कुल, जो मैंने कहीं प्रश्न भी लिखा है, जो अभी झा साहब है सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, वो ये मानेंगे इस बात को कि जो वर्कर्स की जो एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ थी, बार्गेनिंग स्ट्रेंथ, वो करीब करीब समाप्त सी हो गई है। अब सारा देश, ये पूरा विश्व भी और खासतौर से हमारे देश की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाए, व्यापारियों के लिए व्यापार करना आसान कैसे किया जाए, उद्यमियों के लिए उद्यम करना कैसे आसान किया जाए। इसके कारण अगर जो लोग काम करने वाले लोग हैं, उनके चाहे जीवन जीने की सुगमता ही समाप्त हो जाए, लेकिन काम करने की, व्यापार करने की सुगमता बनी रहनी चाहिए। सारे श्रम कानूनों को बिल्कुल मटिया मेट कर दिया गया है। मैं सन 2002 से 4 तक, 2 वर्ष तक यहाँ पर था। कानून कितने भी अच्छे हों, संविधान जो बात कही है, अभी झा साहब कह रहे थे, संविधान में सारी बातें लिखी है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था संविधान वैसा ही होगा जैसा इसको काम में लेने वाले लोग उस समय वहां पर होंगे। और यही हम देख रहे हैं, श्रमिकों की स्थिति कोविड के पहले भी, तो कोविड के दौरान तो और भी स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब इनकी कोई कहाँ आवाज, कहाँ इनकी आवाज
माधव जैसे लोग कहीं अगर लिख देते हैं, कुछ अखबारों में कुछ बात लिख देते हैं, कभी कभार को हाईलाइट हो जाए, कुछ तत्कालिक कुछ सहायता मिल जाए, लेकिन कुल मिला करके श्रमिकों की स्थिति चाहे वो और की बात, पहली बात ये समझना पड़ेगा, मैं पहले भी शायद मैंने लिखा भी है कि हम जिन श्रमिकों की बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज लेबर की, वो तो 5-7%, 8% है देश के अंदर। 90% लोग तो वो हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कौन तो नियोक्ता है, कौन किसके यहाँ काम कर रहा है, कोई पेरोल पे, कहीं कोई नाम पता नहीं है। तो जितनी भी हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड की हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी की हो, चाहे शिक्षा की हो, ये सारी की सारी उन पर तो कहीं वो तो अस्तित्व में नहीं है। अगर जहां करोड़ों मजदूर आज कहीं अस्तित्व में नहीं है, देश के नागरिक होने का उनके लिए कोई मायने नहीं है, तो हम कौन से संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और मुझे तो ये लगता है कि हम कहीं ऐसे समाज की ओर न बढ़ रहे हो जहाँ ये एक संघर्ष की स्थिति में परिणत हो जाए, और बहुत ज्यादा समय दूर नहीं है। अगर यही इसी प्रकार से एक पूंजीपतियों द्वारा तो एक मजदूर वर्ग का शोषण की जो प्रक्रिया है ये जारी रही, तो शायद किसी दिन बड़े स्तर पर संघर्ष की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो केवल एक इनकी अभी तक शायद वो अभी थ्रेशोल्ड लेवल लगभग पहुंच गया है, पहुंचने वाला है किसी भी समय, जब बड़ी विस्फोटक स्थिति इसकी हो सकती है। तो कोविड के दौरान खास तौर से जो जितने भी लाभ होने चाहिए थे लोगों को तो निकाल दिया गया। ऑर्गेनाइज की भी हालत खराब हो गई, IT सेक्टर के लोगों की हालत भी खराब हो गई, जो मजदूर है उनकी तो हालत छोड़ दीजिए। भाई ये जो हम लोग, एक अंतिम बात में कहना चाहता हूँ, हमने जो डोमेस्टिक वर्कर्स की बात माधव ने कही है, मेरा ऐसा मानना है कि डोमेस्टिक वर्कर्स ने नहीं फैलाया है ये कोरोना, उन लोगों को दिया है, मध्यम वर्ग के लोगों ने, अमीर वर्गों के लोगों ने, उनके माध्यम से गया है। सबसे शुरुआत हुई है देश में कोरोना के सबसे अमीर लोगों की, फिर धीरे धीरे मध्यम स्तर में पहुंचा। आज भी हमारे पड़ोस में कच्ची बस्ती में सैकड़ों लोग रहते हैं, किसी ने कभी कोई कोरोना से ग्रसित नहीं हुआ। उनको अगर काम करने से रोक दिया, ऐसे लोग हैं सोसाइटी में अच्छे खासे लोग, जो कि कोई खास तौर से मतलब जो जिनके घर पे 1 महीने नहीं आ पाए सरकार की बंदिश के कारण, उनकी तनख्वाह तक नहीं, लाखों रुपए महीने के कमाने वाले लोग कुछ हजार रुपए किसी डोमेस्टिक वर्कर के रोक के बैठ जाएं, किस बात की, किस समाज की हम बात कर रहे हैं? समाज क्या इतना इतना गिर चुका है हमारी नैतिकता समाज की। कभी कभी आश्चर्य होता है इसके ऊपर कि हम एक सामूहिक रूप में क्या इस प्रकार की चेतना को जागृत करने का काम करके इन व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर, जो ज्योति ने भी बात कही है बिल्कुल सही है। अब ये केवल प्रश्न तो है, प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि ये उत्तर कैसे मिलेगा, कैसे ढूंढेंगे। नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि जो संघर्ष की जो स्थिति उत्पन्न होगी वो किसी के जो लोग जो सोच रहे हैं ना, कि जो बड़े लोग जो सोच रहे हैं कि ये इनकी स्थिति खराब होगी और हम बड़े मजे में रहेंगे बिजनेस करके, इन्वेस्टमेंट ला करके, ये गलतफहमी भी दूर होने वाली शीघ्र ही। ज्यादा दिन तक ये गलतफहमी चल नहीं सकती इस प्रकार की कभी भी। तो अब ये है कि हमें जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जहां जहां इनकी बात को उठाते रहने की जरूरत है, जो नीति निर्धारित है उन तक की बात पहुंचाने की जरूरत है। अभी जो ये पहले था बिजनेस को बंद करना हो तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, वो अनुमति खत्म कर दी। 29 श्रम कानून थे, जो प्रत्येक श्रम कानून की जो कई चाहे मिनिमम वेजेस हो, पेमेंट ऑफ वेजेस हो, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट हो, माइग्रेटरी वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, तो सारी चीजें थी। आज सरकार, आधी सरकारी एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, आप प्राइवेट की बात छोड़ दीजिए। अगर सरकार में काम करने वाले जिनको सुविधा सुरक्षा मानी जाती थी, उनमें भी लगभग 30-40% लोग तो कॉन्ट्रैक्ट पे आज हैं, कल नहीं है, कल है, परसों नहीं है, बीमार हो गए तो निकाल दिया, काम नहीं कर सकते। तो जिस समय वर्कर को सबसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है, उस समय उसको सारा रोजगार समाप्त कर दिया जाता है। तो ये तो उल्टा हो गया, जिस समय उसको अफोर्ड नहीं कर सकता ट्रीटमेंट कराना, उस समय तो उसको निकाल दिया जाएगा, पैसे वैसे भी नहीं मिलते। कुल मिलाकर के स्थितियां हैं। मैं तो चाहता हूँ ज्योति जैसे लोग लिखे हैं इस बारे में, बहुत ज्यादा लिखे हैं, मैं सीमित तौर पे मैं भी लिखता रहता हूँ, लेकिन किसी के कान पे जूं रेंगेगी, कैसे रेंगेगी, कब रेंगेगी, कब वो, या अंदर की हमारी जो इंसानियत है जब तक जिंदा रहेगी तब तक तो शायद ये स्थितियां ठीक ठाक चलती रहेंगी। कई लोग हैं, माधव जैसे और भी कई पत्रकार हैं, कई संवेदनशील लोग हैं, कई सारे समूह हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। हम लोगों को अपनी, मैं आशावादी हूँ, देखिए मैं निराशावादी नहीं हूँ, पूरा आशावादी हूँ। हम लोग मिलकर के ही समाज के जो चेतना जागृत करने का काम कर सकते हैं, और उसी चेतना जागृत करने पर ही व्यक्तिगत स्तर पे प्रयास होंगे, सामूहिक स्तर पे प्रयास होंगे और विधिक स्तर पे प्रयास होंगे। वकील साहब सुप्रीम कोर्ट वाले जो कह रहे हैं वो संविधान को वास्तव में धरातल पे लागू कर पाए और लोगों तक पहुंचा पाए, इसी के लिए हम आज मई दिवस के अवसर पर सबको शुभकामना दे सकते हैं और अपने आप को पुनः संकल्पित कर सकते हैं कि हमारे समाज के ये लोग अपने देशवासी हैं।
माधव जी कुछ कहने को आतुर हो रहे हैं, पहले इनकी बात और उसके बाद फिर उत्तर देने के लिए नीलांबर जी। मैं सर एक छोटी सी बात ऐड करना मैं तो कह चुका। जी आप ही की बात में मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ जो मेरे से छूट गई थी एक मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि मेनस्ट्रीम मीडिया के लिए मजदूर क्लास या इस तरह की खबरें कोई मैटर नहीं करती, उनके लिए वो नहीं है। तो मैं तो अपील कर रहा हूँ अपनी तरफ से पर्सनली कि आप जैसे लोग पैरेलल मीडिया को प्लीज सपोर्ट करिए, उनको जिस भी तरह से कंटेंट के थ्रू या आपके एक्सपर्टी के थ्रू जिस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं प्लीज करिए, ताकि ये मुद्दे जितना पैरेलल मीडिया की रीच भी है, ऐसी बात नहीं है, उनकी रीच बढ़ेगी आप जैसे लोग अगर उनकी मदद करते हैं तो प्लीज एक आप उनको सपोर्ट करिए। और मैं भी आशावादी हूँ, उम्मीद करता हूँ कि एक दिन सब कुछ बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। कोई माधव मुझसे किसी भी रूप में मेरे अनुभव के आधार पर या और भी किसी तरह से मैं निमित्त बन सकता हूँ आपके काम में सहयोग करने के लिए, तो मुझे मेरा सौभाग्य होगा। जी जरूर सर। नीलांबर जी से, जी सर बताइए। हम अभी मिस्टर भानावत जी का क्वेश्चन पढ़ रहे थे, राजेंद्र भानावत जी, दो भानावत, संजीव और राजेंद्र। तो सर आई एम जस्ट गिविंग यू वन इलस्ट्रेशन, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन का जवाब वहीं से दे देंगे। हम सैनिक स्कूल तलैया के स्टूडेंट हैं। सैनिक स्कूल में क्या नियम था कि सुबह 4 बजे हम लोगों को उठाया जाता था, 20 मिनट हम लोग को दिया जाता था तैयार होने के लिए, 4:30 बजे हम लोग फील्ड में रहते थे फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, और फिर हम लोग 5:30 बजे नहा के तैयार हो जाते थे और 6 बजे हम लोग को ब्रेकफास्ट मिलता था। इस तरीके से रात 10 बजे तक का हम लोगों का रूटीन होता था। एक प्रॉपर प्रोसेस में हमको ले जाया जाता था। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना नहीं भी चाह रहा है और जब उसका प्रेप टाइम है तो उस प्रेप टाइम में वो किताब खोल के बैठा हुआ है और वो पढ़ रहा है, भले वो आधे मन से पढ़ रहा है लेकिन वो काम कर रहा है। और ब्रेन एक वे में फंक्शन करता है। ब्रेन को आप ट्रेन करते हो। आप लोग मैक्सिमम एजुकेशन के फील्ड से हैं, यू विल ऑल अप्रिशिएट दिस, कि ब्रेन को हम बताते हैं कि इस वक्त हम ये चीज सीख रहे हैं और ब्रेन उसी वे में उस चीज को लर्न कर रहा होता है। हमारे कंट्री ने क्या किया शुरू से, डॉक्टर अंबेडकर ने वास्तव में लास्ट डे को ये कहा था, जो मिस्टर राजेंद्र भानावत जी ने आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हम दे दिए आपको, लेकिन ये वैसा ही होगा जैसा आपके सिटीजन इसको बनाएंगे। जो अथॉरिटीज होगी वो जैसा इसको बनाएगी ये वैसा ही हो जाएगा, ये रंग चेंज करेगा। हमने क्या किया, जो आपने लिखा है कि सारे अथॉरिटीज हमको फेल किए, क्यों किए? एज ए सिटीजन हमने शुरू से एक सिस्टम को प्रॉपरली आगे प्रोपगेट नहीं किया। हम जिस भी वे में गए, टेक फॉर एग्जांपल कि हम अगर किसी के साथ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों का सिस्टम है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसके टर्म्स होते हैं। उन टर्म्स में जब हमको डिसमिसल किया जाता है या किसी भी तरह का पनिशमेंट होता है तो हम लोग उसमें मेंटेन रखते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग एक डॉक्यूमेंट के प्रोसेस में जाते हैं। आर्मी में भी यही चीज होती है। जब आप आर्मी के कैंटोनमेंट में घुसिएगा तो गेट पर ही वो आपसे लिखवा लेता है रजिस्टर में कि क्या नाम है आपका, क्या फोन नंबर है, क्या काम है। और जब आप बताते हो कि उसको उस डिपार्टमेंट में हमको काम है तो वो लिखवा लेता है। और जब आप उस डिपार्टमेंट से बाहर निकलते हो और फिर गेट पे बैठते हो तो वो गेट पे आपसे पूछता है आपका काम हो गया। आप बताते हो उसको लिखित में कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ। वो अपने लोगों को उस वे में कंट्रोल कर रहा होता है। हम लोगों ने कंट्रोल करना छोड़ दिया। हमारे एक ज्यूरिस्ट थे सामंत, वो कहते थे कि डंडे की जरूरत है। जब डंडे की जरूरत है तो उस वक्त डंडा ही काम आता है। आज महात्मा गांधी के उस डंडे की जरूरत है चलने के लिए नहीं, उससे लोगों को बताने के लिए कि ये सोसाइटी चलेगा कानून से। और जब कानून से ये सोसाइटी चलेगा तो फिर किसी कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट के बाहर आप किसी को हायर एंड फायर नहीं कर सकोगे। यू विल हैव टू आंसर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कि हमने अगर किसी को बाहर किया है जॉब से तो क्यों किया है। आपने ठीक कहा कि मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी आजकल कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए हैं। इवन हमारे कोर्ट्स में बहुत सारा ऐसा फंक्शनरीज है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, लेकिन किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है।
और ये कमी हमारी है एज ए सिटीजन। हमने अपने गवर्नमेंट को ये लिबर्टी दे दी कि आप हमारा इस्तेमाल करो। जिस दिन हम अपने गवर्नमेंट को ये समझा देंगे कि आप वैसे ही चलोगे जैसा कानून की किताबों में लिखा हुआ है, तो आपको चलना होगा। एंड दैट इज टू बी डन बाय आवर सिटीजन। एक कोई अथॉरिटी रूल नहीं करती है। हम लोग के प्रियम्बल में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द स्ट्रेंथ, वी नो दैट वी कैन कंट्रोल एंड गाइड दिस कंट्री। कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई जुडिशियरी या कोई एग्जीक्यूटिव हमको नहीं बताएगा कि हमको क्या करना है। हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है और उसके प्रोविजंस के हिसाब से हमको चलाना पड़ेगा देश। और ये तभी हम कर सकेंगे जब हम लॉ पे विश्वास करेंगे। हमको फेथ होगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमको फेथ होगा अपने लॉज पे। कि 29 लेबर लॉज थे, 29 लेबर लॉज, उन 29 लेबर लॉज को इन्होंने 4 लेबर लॉ में ला दिया। अब ये नहीं है कि 29 से 4 में लाया तो गलत किया। इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट एज ए सिटीजन हम नहीं देंगे, लेकिन जब उनके प्रोविजंस को हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो फिर देखते हैं कि हमारे साथ खेल तो हो रहा है। अब इस खेल को रोका कैसे जाए, हमको ये सोचना। एंड देयर इज ओनली वन प्लेस, कोर्ट, जहां पे इसको रोका जा सकता है। और उस वक्त कोर्ट्स पे तो जज साहब, कोर्ट्स की स्थिति भी देखिए, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हम क्या कहें आपको, हम आपको वही बता रहे हैं। अगर इस चीज को भी कहिएगा, एक इंडिविजुअल जज हमारे इंस्टीट्यूशन को नहीं बनाता है। हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में अगर 4 लोग करप्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुका। Agreed. Yes. We the people are the strength. Our authority is the supreme in the country. That is true. अब माधव ने जिस तरह से कहा, और माधव ने उस फील्ड में काम किया है, उसने एक बात जो कही कि इंश्योरेंस नहीं है किसी के पास। It's the truth. कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनका मास इंश्योरेंस होता है, उनके सारे सिटीजन्स का इंश्योरेंस होता है और गवर्नमेंट कर रही होती है। हमने बहुत चीजें छोड़ रखी हैं, ये हमारी गलती है। वी द पीपल हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द ट्रुथ। अथॉरिटी बाद में आती है। हमने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आज के डेट में आप किसी से पूछिए, वो कहेगा डॉक्टर अंबेडकर ने हमको रिजर्वेशन दिया। दिस इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ट्रुथ इज दिस कि डॉक्टर अंबेडकर वाज डेड अगेंस्ट रिजर्वेशन। I know that. Yes, that's true. उन्होंने आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 रेड विथ क्लॉज 1 के वक्त जो स्पीच दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसको लोग पढ़े नहीं हैं। अगर वो पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर वाज डेड अगेंस्ट रिजर्वेशन। और एच.एम. सिरवई ने ये बातें अपनी किताबें में लिखी है। उन्होंने बताया है कि वो अपने पर्सनल चीजों को हटाकर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। आज हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। आज हमारे वर्कर्स, जो मैडम ने भी कहा था कि हमारे वर्कर्स को पता नहीं है कि कहां कहां पे उनको क्या मिलना चाहिए। ये गलती हमारी है एज ए सिटीजन। और एक बार लॉ को फॉलो तो करवा के देखिए। लॉ काम बहुत अच्छा करता है, बस उसमें उसको फॉलो करवाने के लिए हम लोगों में ताकत होनी चाहिए। जजमेंट जज नहीं देता है, जजमेंट एक लॉयर उस जज से निकलवा रहा होता है, उसको समझाकर। हमारे फ्रेंड जो है रितेश शर्मा जी, इनका एक फाउंडेशन है मैं भारत। इस मैं भारत फाउंडेशन ने जब पहली बार कोरोना आया था, I was always telling him कि भाई तुम अपना केयर करना। ये सड़क पे था अपने लोगों के साथ, सबको खाना बांटता, दवाई देता हुआ, बच्चों को हॉस्पिटल में जाके ये किट देता था कि वो इंटरटेन्ड रहे अपने आप। कहां पे एक जगह है, कहां पे हमको वो याद नहीं है, हमको शायद हमारे दिमाग से बाहर है, उस जगह पे इसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कलेक्ट करके कुछ प्रोग्राम किया था ताकि वहां पे जो वर्कर्स है उनको कुछ मिल सके।
तो हमारे लोग कर रहे हैं, हमारे सिटीजन्स कर रहे हैं। हाँ, हमको कॉन्स्टिट्यूशन का साथ नहीं छोड़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको प्रोटेक्ट कर सकता है। रितेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी एक काफी विस्तृत सवाल उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है। क्योंकि रितेश जी को मैं देख रहा हूँ यहाँ है, तो मैं उनसे चाहूंगा कि आप सीधे सवाल पूछें। रितेश शर्मा जी। सर मेरा सवाल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। किनसे है? नरेश माथुर जी से मेरा सवाल है सर से। एनडी माथुर जी का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। 6 बजे उनका दूसरा वेबिनार था। हेलो। एनडी अच्छा माथुर जी का तो मेरा सवाल तो 6 बजे ट्वीट कर दिया उन्होंने। कोई भी दे सकते हैं मेरा जवाब। तो मैं तो इतनी सी बात है मेरी तो कि जितने भी ऑब्लिगेशन इस कोविड पीरियड के अंदर अप्लाई किए गए हैं, इलेबरेटली नरेश माथुर जी ने इलेबरेट किया था उन सब चीजों को। WHO ने भी कुछ कंडीशंस को लगाया है, गवर्नमेंट ने भी लगाया है, मगर हर कंडीशन को लगाया गया है एम्प्लॉयज के ऊपर, एम्प्लॉयर्स के ऊपर। तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स की प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट एम्प्लॉयर काम करेंगे लेबर्स के लिए? हम कब याद करेंगे कि वेलफेयर स्टेट है इंडिया और गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? जैसे नीलांबर जी ने अभी कहा, मैडम ने भी बताया कि कुछ चीजें, इंश्योरेंस जो नहीं हो पा रहा है लोगों का, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मास लेवल के ऊपर आगे आके काम करना चाहिए था। और विशेषकर इस कंडीशन के अंदर तो गवर्नमेंट को ही आगे आना था पेंडेमिक के में। अगर आप इस समय एम्प्लॉयर्स को बर्डन करेंगे तो इंडस्ट्रीज सर्वाइव कैसे करेंगी? आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल में जब दो और दो के अंदर कुछ जोड़ के वैल्यू एडिशन करके 4 रुपए करके किसी को मुझे लगता है उनका कोई नेटवर्क इशू है, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो हमारे एनडी माथुर साहब तो क्विट कर गए हैं। 3 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, आप में से जो भी कमेंट करना चाहें। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, पहली जिम्मेदारी तो होती है एम्प्लॉयर की, होनी ही पड़ेगी। अब जो आप काम करा रहे हैं, अगर 10 साल से आपके यहाँ कोई काम कर रहा है और अचानक एक दिन निकाल के बाहर कर दिया और सड़क पे मर जाता है, तो सरकार तो आएगी ही, बाद में आएगी, आना ही चाहिए। लेकिन पहली जिम्मेदारी क्या एम्प्लॉयर की ये नहीं होती कि अपने मजदूर जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं उसका सामूहिक इंश्योरेंस ले और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे? मैं यही बात कह रहा हूँ आपसे कि जो ये जिसके बलबूते पे पूंजी बनती है, जिसके बलबूते पे व्यवसाय चलता है, जिसके बलबूते पे लोग अमीर होते हैं, क्या उनके प्रति नियोक्ता की पहली जिम्मेदारी नहीं है? अगर पहली जिम्मेदारी वो महसूस कर लें परिवार के सदस्य के नाते, कई अच्छे हैं नियोक्ता, बहुत अच्छे हैं जो पूरे पेंडेमिक में जिन्होंने काम नहीं किया फिर भी पूरी तनख्वाह देते रहे, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जिन लोगों ने निकाल दिया, दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका, भाई आप चलो काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कल से काम बंद, आपका जाओ, आपकी जहाँ इच्छा हो जाओ, ना जाने का व्यवस्था करेंगे ना भेज देंगे व्यवस्था करेंगे। अब सोनू सूद जैसे कुछ लोग शायद आए होंगे जिन्होंने कुछ किसी प्रकार से व्यवस्था की होगी। तो जो पीएफ की है, अगर पीएफ उनको मिल रहा होता, अगर रजिस्ट्रेशन होता पीएफ के अंदर, तो सारी जो इंश्योरेंस वाली बातें बहुत सारी कवर हो जाती है, उस पर मेडिकल की बहुत सारी बातें कवर हो जाती है। मेरा मूल मुद्दा यह है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप जब तक कागजों में स्टैब्लिश नहीं होगा, तब तक जहां साहब जो कह रहे हैं उनको सुविधा दिलाने के बाद वो भी नहीं होगी। और एम्प्लॉयर उच्चंद में काम कराते रहेंगे, ऊपर ऊपर ही काम कराते रहेंगे, कहीं रिकॉर्ड में नाम नहीं आएगा। मैं थोड़ा बहुत लेबर कमीशन होने के नाते एक छोटी सी बात कह सकता हूँ, सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए, दुनिया भर पे 90% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, अपने यहाँ पर 10% क्यों हैं? अगर 10%, 90% अनऑर्गेनाइज हैं अपने यहाँ पर, तो उसकी व्यवस्था या तो एम्प्लॉयर के माध्यम से हो या सरकार करे। लेकिन आवश्यकता इस बात की है, जितने भी पैसा अभी माधव कह रहे थे कि माइनिंग के लिए फंड इकट्ठा, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया माइन वर्कर्स के नाम पर इकट्ठा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के नाम पर, सेस के नाम पर इकट्ठा होता है। उस पैसे को क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए इस समय उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था? वो पैसा कहीं और कहीं खर्च हो रहा है। तो ये जो सारे जो पैसे हैं, जो माधव ने भी शायद जिक्र किया था, कम से कम राजस्थान में 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठा है माइन वर्कर्स के, एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग डेवलपमेंट फंड के नाम से होता है। उस पैसे की आवश्यकता उपयोग करने की अभी तो ज्यादा थी उसके अंदर। तो ये मैं जो अभी रितेश जी ने सवाल पूछा, मैं नहीं मानता कि हम बिल्कुल नियोक्ताओं को बिल्कुल खुली छूट दे दें। जब तक आप उनसे काम ले, यूज एंड थ्रो वाली जो सिद्धांत है वर्कर्स के साथ में, यूज एंड थ्रो का सिद्धांत तो इस देश में नहीं चल सकता, कभी ना चलने दिया जाना चाहिए।
मैं कह चुका अपनी बात, आगे संजीव जी आप देख लें। मैं सर एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि डीएमएफटी का पैसा जो होता है वो मजदूरों के या उस एरिया के डेवलपमेंट के, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है। हमारी सरकारों ने उस पैसे से कोविड के लिए रिसोर्सेज परचेज किए, उन मजदूरों के लिए कुछ नहीं खरीदा गया या उनके लिए कोई संसाधन नहीं दिए गए। यही मैं कह रहा हूँ माधव, आपने बिल्कुल जिन लोगों के नाम से पैसा था, ईयरमार्क पैसा था, उनका पैसा उनके ऊपर खर्च ना करके आप कहीं भी दे रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, कोविड का पैसा। ये तो जज जैसे साहब जैसे लोग कोई एक पीआई लगाए हाई कोर्ट के अंदर कि भाई 4,000 करोड़ माइंस मजदूरों के हित के लिए खर्च होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? तो यही तो दबाव बनने वाली बात है। लेकिन वकील मतलब हमारे कानून भी इतना महंगा हो गया है, कानून भी गरीबों के लिए कम काम आ पा रहा है। जिसके पास जितना पैसा है उतना कानून का उपयोग कर लेता है। कुछ अच्छे एक्टिविस्ट लोग जज साहब जैसे कुछ हैं जो शायद इसमें मददगार हो सकते हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए। बाकी आपकी माधव आपकी बात बिल्कुल सही, मुझे पता है ये बात कि 4,000 करोड़ की अगर मान लो वेंटिलेटर खरीद लिए तो गरीब मजदूर को कौन से वेंटिलेटर की आवश्यकता है, उसको जरूरत नहीं है उस वेंटिलेटर रोड के बाहर ही मर रहे हैं ना, उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। मैं हमारे देखो सुमन गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो प्रेस काउंसिल की मेंबर रही हैं और इस समय लखनऊ में है। सुमन गुप्ता जी मैं सुन रही हैं तो मीडिया के पर्सपेक्टिव में कुछ कमेंट करना चाहें, क्योंकि वो 3 साल तक प्रेस काउंसिल के साथ जुड़ी रही और बहुत सारी चीजों को उन्होंने देखा है। सुमन गुप्ता जी, ऑनलाइन में पता नहीं पड़ता है कि कोई सुन रहा है या कि नहीं सुन रहा है अपने को। डॉक्टर राकेश गोस्वामी आप भी हमारे साथ हैं, कुछ कमेंट करना चाहें? हेलो। और नहीं तो फिर अपन नमस्कार भानावत जी। नमस्कार भानावत जी। हाँ सुमन जी। जी जी नमस्कार जी। हाँ नमस्ते नमस्ते जी, बताइए कुछ जी। हाँ जी, मीडिया के क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं, आप खुद मीडिया के शिक्षक इतने दिनों से और हम लोग को भी शिक्षा देते रहे हैं। मीडिया की हालत तो आप देख रहे हैं कि अब तो परमानेंट तरीके का कोई रह ही नहीं गया है, सारा कॉन्ट्रैक्ट पे है। और यही कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है कि मीडिया के जो हालात हैं उस हालात के लिए ये अपॉइंटमेंट सिस्टम ये बहुत बड़े जिम्मेदार है कि किस तरीके से मीडिया में लोगों को लाया जा रहा है और किस तरीके से मीडिया में एकदम पूरी तरीके से हायर एंड फायर की पोजीशन है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आपने चूंकि प्रेस काउंसिल का जिक्र किया, प्रेस काउंसिल मीडिया के जो श्रम से रिलेटेड मसले हैं, जो हमारे वेतन भत्ते से मसले हैं, ये इस तरीके के इश्यूज को नहीं देखता है, ये बार है। तो वहां पर तो इस पर कोई ऐसी बात हो नहीं सकती। लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से 29 कानूनों को समाप्त किया गया और उसको बना करके 4 कानूनों में किया गया, तो उससे जो मीडिया के हालात है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट था, उस यहाँ तक कि नए कानून में जो परिभाषा भी दी गई, तो कहा गया कि ये परिभाषा वर्किंग जर्नलिस्ट कौन होगा, वो होगा जो पुराने वाले कानून में जो उसकी परिभाषा थी। तो किस तरीके से कानून को बनाने का और लोगों को वंचित करने का, जो हमारे पास जो अधिकार थे उनको भी कर्टेल करने का पूरा चल रहा है कि किस तरीके से हम कानूनी तौर पे उसको कर्टेल कर दें। और जो वास्तविक स्थिति है वो तो बहुत ही दयनीय है। जब से ये हम लोग का उदारीकरण और आया है, हम देख रहे हैं कि स्थिति तो ये हो गई है कि लोग जो पहले परमानेंट थे, जो लोग कम से कम चीजों को अपनी बात रख सकते थे मजबूती के साथ, अब वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को भी 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये एक बड़ा मसला तो यशके दुआ जी के समय सामने आया था, प्रेस काउंसिल के समय। और उस समय ये बात हुई थी कि दुआ साहब चूंकि इस मामले को नहीं ला सकते क्योंकि ये श्रम से जुड़ा हुआ मसला है और उसके वेतन भत्ते से जुड़ा हुआ मसला है, कि उनको किस तरीके से हटा दिया गया। तो उन्होंने ये कहा कि हम इसलिए प्रेस काउंसिल में नहीं आए हैं कि हम कोई रिलीफ चाहते हैं, हम तो इसलिए आए हैं कि प्रेस काउंसिल ये एथिक्स तय कर दे कि आखिर ये बताइए कि क्या इन कारणों से क्या किसी एडिटर को हटाया जा सकता है। जब एडिटर्स के पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होंगे, वर्कर जो काम करने वाले लोगों के इस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होंगे, हम उसमें किस तरीके के श्रम कानूनों की बात करें।
क्योंकि अब स्थितियां ये हो गई हैं कि हम लोग को भी ये लगता है जो मजदूर दिवस और श्रमिक के रूप में, तो हम किस तरीके से श्रमजीवी पत्रकार नाम की जो परिभाषा थी, उस परिभाषा का अस्तित्व ही एक तरीके से संकट में आ गया है। तो भानावत सुमन जी, हमारे साथ प्रोफेसर राकेश गोस्वामी जी भी हैं, और आज सुबह ही मेरी इनसे बात हो रही थी। ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो जर्नलिस्ट आए हैं, और खुद भी वो भी लखनऊ से ही जुड़े हुए हैं, वहीं से शुरुआत की करियर की, और जयपुर में रहे हिंदुस्तान टाइम्स में, और आजकल भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर है। तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी कोई टिप्पणी से लाभान्वित कर सकें इस चर्चा को। प्रोफेसर राकेश गोस्वामी, यदि आप मुझे सुन रहे हैं। गोस्वामी जी। जी जी, सभी विद्वज्जनों को प्रणाम। बिल्कुल, मेरी तो बनावत सर से अक्सर चर्चा होती रहती है मीडिया के विषयों पर, और मैं यहाँ पर एक चीज जो मैं बड़ी तल्लीनता से सुन रहा था सभी वक्ताओं को, और डॉक्टर ज्योति सिडाना की एक बात को मैंने बहुत नोटिस किया है, जो उन्होंने कहा कि जो एलपीजी के दौर में, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद का जो सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ है, वो हुआ है कि एवरीथिंग हैज नाउ बिकम डेमोक्रेसी वर्सेस मार्केट। और जब हम मार्केट बन जाते हैं तो मीडिया में भी एक दौर था जब यूनियंस हुआ करती थी, वेज बोर्ड के अगर एरियर्स डिले होते थे तो बाकायदा मीडिया में हड़तालें होती थी। लेकिन एक तरह से जैसे जैसे कॉरपोरेट्स हावी हुए मीडिया में, बाकी सभी फील्डों में भी हुए, मीडिया में भी हुए, जैसे जैसे कॉरपोरेट हावी हुआ तो वहाँ पर हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया। और जो सुमन जी बात कर रही थी कि आप देखिए कि वेज बोर्ड के रिकमेंडेशंस आए हुए कितने वर्ष हो गए हैं फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट, उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पिछले कई वर्षों से तमाम पत्रकार अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग लेबर कोर्ट्स में संघर्ष कर रहे हैं, और आज तक उनको वेज बोर्ड के जो रिकमेंडेशंस है वो उनका लाभ नहीं मिला है। क्योंकि जैसे सुमन जी बता रही हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा ही बदल गई है। जो वेज बोर्ड से गवर्न होते थे पत्रकार, वो शायद अब बचे ही नहीं है। हर पत्रकार एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर बन चुका है, और जब आप कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होते हैं तो आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और फिर इसमें अपने राइट्स के लिए, मतलब ये एक बहुत ही अजीब सी आयरनी है कि जो दूसरे वर्गों के राइट्स के लिए लगातार अपनी कलम चलाता है, अपना कैमरा चलाता है, डिजिटल मीडियम पे लिखता है, वो अपने राइट्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। हम जयपुर शहर में ही ऐसे तमाम पत्रकारों को जानते हैं जिनकी नौकरियां सिर्फ इसलिए गई क्योंकि वो वेज बोर्ड की रिकमेंडेशंस को लागू करवाना चाहते थे, और उनके मैनेजमेंट्स को बहुत नागवार गुजरा और उनके दूर दराज स्थानों पर ट्रांसफ़र किए गए। उनको मजबूर किया गया कि या तो वो नौकरी छोड़ दें या फिर उनको निकाल दिया जाए। तो जब वर्किंग जर्नलिस्ट का जो वेज बोर्ड है उसके रिकमेंडेशंस आए हुए मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2013 में वेज बोर्ड के रिकमेंडेशंस आए थे, और आज हम 2021 में बात कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वर्कर्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर बाकी क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों की चर्चा राजेंद्र भानावत जी ने की, माधव लगातार, मैं जानता हूँ माधव को लगभग 5-6 वर्षों से मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ। डेवलपमेंट, मतलब जो यंग जर्नलिस्ट हैं आज के, उनमें डेवलपमेंट को लेकर जितना पैशन मुझे माधव में दिखता है, बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो डेवलपमेंट इश्यूज को लेकर इतने पैशनेट हैं। मतलब मैं जानता हूं कि इसने दैनिक भास्कर की नौकरी छोड़कर, और ये बाकायदा MKSS के साथ एज एन एक्टिविस्ट जुड़ा था, बहुत सालों तक कई रिमोट एरियाज में गया, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, उनके जॉब कार्ड्स नहीं बन रहे हैं, उनको नरेगा का जॉब कार्ड बना हुआ है लेकिन नरेगा का काम नहीं मिल रहा है। इस तरह के पैशन के साथ जो यंग जनरेशन में जो जर्नलिज्म में लोग आ रहे हैं बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि ये जो इश्यूज हैं, जो माथो जिन चीज़ों की बात कर रहा था, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, माइन वर्कर्स हैं, इनमें तो कानून बने हुए हैं, लेकिन मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मीडिया के वेजेस को गवर्न करने के लिए कोई कानून ही नहीं है। मतलब आप देखिए कि हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं उन क्षेत्रों की जहां पर वर्कर्स के लिए कानून है लेकिन उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। माइन वर्कर्स के लिए DMFT फंड बना हुआ है लेकिन वो डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन मीडिया जो जर्नलिस्ट है वो तो उसके लिए तो कोई कानून ही नहीं है, उसकी वेजेस को गवर्न करने के लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि कानून जो बना हुआ है वो वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए है।
और आज कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो वर्किंग जर्नलिस्ट की जो लीगल परिभाषा है, जो वेज बोर्ड की परिभाषा है, उसमें गवर्न नहीं होता है। तो मतलब कितनी बड़ी त्रासदी है कि हम चर्चा कर रहे हैं आज मई दिवस पर उन वर्कर्स की जिनके लिए कानून है, उन कानूनों का ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उनके जो सुरक्षा के लिए जो प्रावधान है उनको ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम मीडिया की दुर्दशा देखते हैं कि जहां पर कोई कानून ही नहीं है, या मतलब आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आपको बीच में कभी भी 2 महीने की तनख्वाह देकर आपको रवाना किया जा सकता है। आप किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर आपको रिलीफ मिलने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि सारा मीडिया कॉर्पोरेटाइज हो गया है, सारे मीडिया हाउसेस एक साथ हो जाते हैं और फिर आपके ऊपर एक तमगा लग जाता है कि ये तो बहुत कानूनची पत्रकार है, तो इसको कहीं कोई नौकरी पे ना रखे। तो मुझे लगता है कि बाकी बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है, लेकिन ये मीडिया का एक पक्ष था जो मुझे लगा कि मुझे भी लगभग 2 घंटे का समय बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है राजीव गुप्ता जी भी अपने साथ में हैं और वो तो स्वयं वो भी एक्टिविस्ट रहे हमारे साथ। तो खैर अध्यापन कार्य तो लगभग 35-40 साल हमने साथ साथ किया है और कई मंचों पे भी साथ रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज के इस वेबिनार के अंतिम वक्ता के रूप में राजीव जी का जो इतना व्यापक विविध अनुभव है, तो बहुत संक्षेप में अपनी टिप्पणी से हमको लाभान्वित करें। प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी। धन्यवाद संजीव भाई। मैं बीच में अपने कुछ पारिवारिक रिपोर्ट्स आई थी उसमें चला गया था, इसलिए अभी राकेश को सुना, माधव को सुना, एनडी माथुर साहब को सुना, ज्योति को सुना, जो हमारे वकील सर हैं उनको सुना। बहुत बुनियादी मुद्दों को छुआ है, बहुत बुनियादी मुद्दों को छुआ है। और जो वर्कर्स की पोजीशन है, उन वर्कर्स की पोजीशन का क्या स्वरूप है, इसके बारे में राजेंद्र भानावत जी ने काफ़ी कुछ हमें बताने का प्रयास किया। मैं सर एक चीज़ जो मुझे लगा कि मेरे अपने सारे जो वक्ता हैं उन वक्ताओं से एड्रेस करनी चाहिए, हालांकि इनडायरेक्टली उन्होंने उसको एड्रेस किया है। राज सत्ता का वर्ग चरित्र क्या है? जब तक हम राज सत्ता के वर्ग चरित्र को नहीं जानेंगे तब तक शायद हम किसी भी इश्यू पर बात नहीं कर सकते। मैं सुन रहा था सर को, जो हमारे वकील सर हैं नीला, उनकी मैं बहुत विस्तार से बात सुन रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया और वर्कर्स के इंटरेस्ट में क्या संभव हो सकता है ये भी बताने की कोशिश की। लेकिन सर जब जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, पूरा आपका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो, मीडिया हो, इन सब का कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका हो और राजसत्ता ने इनके सामने घुटने टेक दिए हों, मतलब अगर मुझे राज्य में से और बाजार में से किसी को कहूं कि कौन सी वर्चस्वकारी संस्था है, कौन सी ऐसी है जिसका कि हेजीमनिक कैरेक्टर है, तो आई विल गो विद द मार्केट। नाउ मार्केट इज डिसाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग। और जो कॉर्पोरेट है ना सर, जो भी कैपिटलिस्ट है, उसके लिए प्रॉफिट मेकिंग इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव। और इसलिए वो प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव में मैं कुछ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन दूं, वो सरप्लस लेबर जितना करवा सकता है उतना करवाएगा ताकि वो कैपिटल को एक्यूमुलेट कर सके। अभी राकेश बता रहे थे, राकेश और माधव कितना काम करते हैं श्रमिक, कोई वर्किंग आवर्स नहीं है सर। 8 घंटे का जो मई दिवस का उनका अपना प्रयास था वो तो खत्म हो गया। आज तो 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे और इतना काम करते हुए उनको श्रेय दिया जाता है कि देखो कितना काम करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि अब ये प्रॉफिट मेकिंग एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकते, यानी उनकी सारी एनर्जी और एफिशिएंसी को कंज्यूम कर लिया गया है, तो वो उनके लिए नॉन एंटिटी हो जाता है और उसको निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया जाता है। एक आपने सर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी बात कही, कहाँ है सर आजकल मनी बिल और फाइनेंस बिल?
दोनों को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ दिया गया है। श्रमिकों के लिए कोई कानून आ रहा है, जो आपने लेबर कोड की बात की थी, कृषि रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पर जो कानून आया, उनके साथ में उनके ऑर्गेनाइजेशन से चर्चा किए बिना और राज्यसभा में वॉइस वोट से उसको पास कर दिया जाए। और वॉइस वोट यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इससे ज़्यादा मजाक नहीं हो सकता। और विशेष रूप से 2014 के बाद जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे सेफ्टी के लिए और हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए थे और वो किसी ना किसी रूप में कैसे भी काम कर रहे थे, उनका शार्प डिक्लाइन है। और जिस तरह के ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं वो केवल और केवल प्रॉफिट मेकिंग एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो श्रमिकों का सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और एक बात मैं और कहूँ, इस पूरी प्रोसेस में ट्रेड यूनियन मूवमेंट को खत्म कर दिया है। अगर श्रमिक संघ का आंदोलन होता और श्रमिक संघ को प्रोटेक्शन देने वाले या श्रमिक संघ के संस्थागत ढांचे को मजबूती करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनको नेशनल और इंटरनेशनल सपोर्ट मिला होता तो शायद हम जो बात ज्योति कह रही थी कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन तो रहा ही नहीं और इसलिए श्रमिक बिल्कुल साइडलाइन हो गया। मुझे आज कहने में सर कोई गुरेज नहीं है कि इंटरनेशनल एरिना पर डेवलपमेंट एजेंडा में श्रमिक का कहीं कोई स्थान ही नहीं है। ILO एक नॉन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो सारी रिपोर्ट्स जारी करता है, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हुए जो लोग हैं, तो चाहे वो यूरोपियन कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, ये सब उस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कोई बात सुनते ही नहीं है। वो केवल और केवल कॉरपोरेट के विस्तार को मानते हैं कि वही प्रॉफिट मेकिंग है। एक और क्वेश्चन तो क्या, एक ऑब्जर्वेशन सर, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और विशेष रूप से मार्क्सिज्म का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं ये समझ पाने में अभी भी असमर्थ हूँ। आप सब लोग कभी बात पर सब चर्चा करें कि जहाँ एक बार पैंडेमिक के फेज में मेरी अपनी तनख्वाह चली गई, मेरी पेंशन के ऊपर खतरे आ गए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स की नौकरी चली गई, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट घरानों का जो प्रॉफिट है वो पता नहीं कितना प्रतिशत बढ़ता चला गया और वो नेशनल एसेट के 70 से लेकर के 80% तक उनकी अपनी मोनोपोली जो होती चली गई। ऐसी हायरार्की में और ऐसे डिस्क्रिमिनेशन में हम कैसे वर्कर्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएं, ये सवाल है जो कि एकेडमिया के सामने और जो देश की बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े हुए हैं उनके सामने है। और हमको इन उत्तरों की तलाश के लिए एक जिद्दोजहद तो करनी पड़ेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, ये आपने मुझे बड़ा सा अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपकी इस वैचारिक टिप्पणी के लिए। चर्चाएं बहुत लंबी चल सकती हैं। ये विषय कुछ इस तरह का है जिस पे आप सभी के अपने अपने अनुभव हैं, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। मैंने नीलांबर जी से कहा था कि 1 से 1.5 घंटे में हम आपको फ्री कर देंगे, लेकिन 2 घंटे का समय हो गया है, तो मुझे लगता है कि चर्चा को अपन यहाँ विराम दें। परसों फिर अपनी एक इसी तरह की वेबिनार है, उसमें संयोग से राजीव जी हमारे पैनलिस्ट के रूप में हैं। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, तो मीडिया की भूमिका को लेकर के और इन मुद्दों पर कल और परसों और विस्तार से अपन चर्चा करेंगे 3 मई को। लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे चारों पैनलिस्ट का, विशेष रूप से नीलांबर झा साहब, जिन्होंने एक टेलीफोन कॉल पे हमारी इस अनुरोध को स्वीकार किया और 2 घंटे का समय, क्योंकि इतने कोर्ट्स में आपको जाना पड़ता है, इतने केसेस आप डील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना धैर्य से आपने 2 घंटे का समय दिया और इस विचार विमर्श में हस्तक्षेप करते हुए विषय के मुद्दों को और अधिक स्पष्ट करने की आपने कोशिश की, विश्लेषित किया उसे। प्रोफेसर ज्योति सिडाना, उन्हें तो अधिकार से कह सकता हूँ, जिस तरह का उनके साथ एक एसोसिएशन मेरा है, लेकिन फिर भी हमारे हर अकादमिक आयोजनों के साथ, अनेक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के साथ उनका हमेशा मुझे सहयोग मिलता रहा है। माधव शर्मा, भाई राकेश गोस्वामी जी ने एक्चुअली मुझे कहा था माधव जी और नीलांबर जी को आमंत्रित करने के लिए, तो मुझे लगता है इन्होंने भी विषय के साथ जो न्याय किया और अपने एक्सपीरियंस, ये सही है कि इतनी छोटी सी उम्र में
जब मन में ये उत्साह होता है कि उन IAS ऑफिसर या राजनेताओं के साथ उठे बैठे और कवरेज करें, उस सारे मोह को छोड़ करके उस ग्रास रूट लेवल पर जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस मनोयोग से किया, जिस मिशन और जील के साथ किया, वो उनके वक्तव्य में भी झलका था कि किस प्रकार से उन्होंने उस मजदूर वर्ग की परिस्थितियों को, स्थितियों को, संवेदनाओं को समझा है। प्रोफेसर ND माथुर, उनका चूंकि दूसरा एक आयोजन और था तो उन्होंने बीच में ट्वीट किया, लेकिन आज संविधान, कानूनी परिदृश्य, मजदूरों के जीवन की स्थिति, कॉरपोरेट और आम आदमी के बीच में किस तरह की विसंगतियां रही, पूरा जो हमारा एक परिवेश रहा इस कोविड के दौर में, इस एक साल पर, मुझे लगता है एक बहुत गंभीर विचार विमर्श अपने बीच में हुआ है। इस सारी बातचीत को हमने रिकॉर्ड किया है और इस रिकॉर्डिंग को हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, मैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी अभी थोड़ी देर में वो शेयर करूंगा। उस पैनलिस्ट जिन्होंने अपनी बात कही है, तो आप भी अपने सोशल मीडिया सर्किल में इस चर्चा को और अधिक प्रसारित करें। शायद कभी हमारे नीति निर्माताओं को इस बात का एहसास हो कि जनमत क्या सोचता है और वो अपने कर्तव्यों के लिए, परिपालना के लिए आगे बढ़ें। और पृथ्वी सेंगर जो इसका सारा तकनीक पक्ष संभाल रही हैं, जो रजिस्टर्ड हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेट बहुत जल्दी हम भिजवाएंगे। जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं उनको भी इसका YouTube लिंक हम भेज देंगे, वो भी इस चर्चा का लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी पैनलिस्ट का और इस चर्चा में लगभग 2 घंटे तक जो हमारे साथ रहे उनका, सुमन गुप्ता संयोग से वो हमारे विद्यार्थी भी रही हैं, प्रेस काउंसिल के मेंबर रही, राकेश गोस्वामी भी संयोग से हमारे विद्यार्थी रहे और अब तो टीचिंग में ही आ गए हैं। डॉक्टर बहादुर सिंह को मैं देख रहा हूँ यहाँ, जो जयपुर वर्षों तक रहे, हरियाणा में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इस पेंडेमिक ने खैर यूँ तो बहुत अधिक प्रभावित किया है जीवन को, लेकिन एक नया जो विकल्प दे दिया है, इसमें ये सुविधा हो गई है कि हम देश भर में अलग अलग जगह पे जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं उनके साथ एक साथ संवाद कर पा रहे हैं। ये अलग बात है कि चाय के चुस्कियों और लंच डिनर के साथ ठहाकों के बीच में शायद वो संवाद नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी अपनी सीमाओं में इस विचार विमर्श को हमने जारी रखा। इसलिए इस सदी को मैं मानवीय आस्था, विश्वास और जुनून की सदी भी कहता हूँ। राजीव जी का तो पूरा परिवार आगरा में, मुरादाबाद में, अहमदाबाद में सब कोरोना ग्रस्त हैं, उसके बावजूद उन्होंने इतना समय हमको दिया, स्वयं इस पीड़ा को झेल चुके हैं। राजेंद्र भानावत जी, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए और उमेश शर्मा जी हमारे साथ रहे। कुछ नाम हो सकता है कि मैं छूट गए हूँ, उन सभी से क्षमा चाहते हुए एक बार पुनः आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।